बिल्कुल। तो देखिए, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें इस मार्केट में लॉजिक के साथ, कल भी आई थिंक हम क्लोजिंग में शो को डिस्कस कर रहे थे, वीरू ने 250 की कॉल का भी जिक्र किया था और वो सब लेवल्स क्रॉस करता हुआ स्टॉक, इस पर हम आएंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले तो वीरू, गुड आफ्टरनून। ऑब्वियसली इसके बाद भी करेंगे हम, लेकिन पहले ज़रा एक बार ओवरऑल मार्केट की बात करते हैं। आज मैं कहूँगा कि मार्केट ठीक है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हायर लेवल पर फिर नहीं टिक पाया, लेकिन आज मार्केट ने एक ब्रेकआउट की कोशिश करी है और कंसिडरिंग ये उस गोल्डन क्रॉस ओवर के बाद आ रहा है जो हमने सुबह सुबह डिस्कस किया था, मैं आज के प्राइस एक्शन को पॉजिटिवली लूँगा, प्रोवाइडेड सुबह का लो बचा रहे और हम उसके ऊपर बंद हो, और होपफुली अगर हम थोड़ी हिम्मत करके 24,850 के ऊपर बंद करने की कोशिश करें, अगर मार्केट ने ऐसा करा तो मेरे ख्याल से ये अच्छा होगा। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले प्राइस एक्शन डेफिनेटली बेटर है। हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर एक बार आप वापस कोशिश करें 24,850 24,900 क्रॉस करने की, एक्सपायरी का दिन है, हो सकता है मार्केट करे कोशिश, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। दिक्कत क्या है मार्केट की? फिर से बैंक निफ्टी। आप बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेकर आइए जरा। बैंक निफ्टी में हालांकि इंडेक्स मजबूत था और इंटरडे में शानदार तेज़ी आई, लेकिन जैसे ही यहाँ 56,000 का वो थ्रेशोल्ड आता है, सेलिंग एफआई आ जाते हैं 56,000 पे बेचने के लिए। हर बार ये 56,000 की जो दहलीज है, इसको क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करना मार्केट के लिए थोड़ा टफ हो रहा है। लेकिन चुनिंदा शेयर देखिए आप, यहाँ पर क्या शानदार तेज़ी है। आज का हमारा जो सुबह का बिग स्टॉक था एंजल वन, अब एफ&ओ का सेकंड टॉप गेनर बन गया। ये देखिए क्या शानदार तेज़ी, अब 4.5% ऊपर हो गया। ये देखिए, हमने हेडलाइन में 3% बोला था, अब 4.5% की तेज़ी। लेकिन खैर, ये तो इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक बिहेवियर है इंडेक्स में। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यही रहेगा वीरू कि क्या इस रेंज में अभी हमें और समय बिताना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून अनुज। वो एक नाना पाटेकर की मूवी थी ना, अब तक 56, हम अब तक 57 नहीं हो पा रहे हैं अनुज, बस 56 पे अटके हुए हैं। बहुत सही बोला ये है ना, बस 56 देख लिया, 57 वो एक रियल लाइफ स्टोरी पे बनी थी। एक सुपर कॉप थे महाराष्ट्र के, उनके ऊपर बनी थी वो। हाँ, बेहतरीन मूवी है। हाँ। प्रहार और अब तक 56, ये नाना पाटेकर की मेरे ख्याल से सबसे अच्छी मूवियों में आएगी एक बार, है ना। खैर अनुज, नाउ कमिंग बैक टू इंडस्ट्रीज, हम बात कर रहे थे एफआईएस के स्टैट्स की, सुबह हम बात कर रहे थे निफ्टी बैंक की अप्रोच की। अनुज, अगेन कोलैप्स 56,000 से आया। हालांकि जब हम ऊपर किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा दुविधा में होते हैं, लेकिन हमें एक चीज़ को भी एडमायर करना चाहिए कि शायद हम बेस भी तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम 24,500 को वायलेट नहीं कर रहे हैं, 55,500 को वायलेट नहीं कर रहे हैं। इसकी सिग्निफिकेंस और लेवल्स टू वॉच फॉर दिस क्लोजिंग अनुज। बिल्कुल वीरू, देखिए बात करते करते मार्केट में एक और स्लिप आया थोड़ा हायर लेवल से और 24,700 के हम नीचे आए। देखिए वीरू, जो बात आपने कही ना, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना ही है तो मेरे ख्याल से लॉन्ग रहें फिर, क्योंकि मार्केट ठीक है ब्रेकआउट नहीं दे रहा है आपको, लेकिन बेस प्रोटेक्ट कर रहा है। 20 डेमा को हमने आज फिर रिक्लेम कर लिया और ऑप्शन के जोन नहीं तोड़ रहे हैं हम लोअर लेवल पर। और मार्केट देखिए ख़राब नहीं है। मार्केट अगर ख़राब होता तो एडवांस डिक्लाइन, जिस तरीके का एडवांस डिक्लाइन पूरे महीने रहा है, ये मार्केट है तो ब्रेकआउट के काफ़ी करीब। और ये इवेंचुअली एफआईएस की सेलिंग भी एक स्टेज पर आकर मार्केट इसको ना सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा, बल्कि एक स्टेज में आएगा जहाँ पर ये जो शॉर्ट्स हैं एफआईएस के शॉर्ट्स, देखिए एफआईएस के शॉर्ट्स को अब तक फॉलो थ्रू नहीं मिला है, उनको कोई ट्रैक्शन नहीं मिला है। वो शॉर्ट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके शॉर्ट्स को पैसा बना है। आपने जैसे बोला मार्केट चलने को तैयार नहीं है, लेकिन गिर भी नहीं रहा है वो। वैसे बाय द वे, आपने वो अब तक 56 की बात की ना, मुझे वो डायलॉग याद आ गया जिसमें वो कहते हैं, हमसे पहले भी एक दुनिया थी, हमारे बाद भी एक दुनिया रहेगी। तो इसके लिए मैं ये इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा पहले अपने दर्शकों से थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहूँगा कि सुबह की कमेंट्री के बाद निकल गया था मैं, थोड़ा सा सुबह तबीयत नासाज थी मेरी, तो इसके लिए, लेकिन अब बेटर था तो इसके लिए वापस आ गया। लेकिन पॉइंट ये है कि मार्केट में इस समय आप लॉन्ग रहें और पोजिशनली, और कोशिश करें कि इस वॉलेटिलिटी को थोड़ा झेलें। उसको आप पोजिशनली झेल पाएंगे, इंट्राडे में तो नहीं झेल पाएंगे। हाँ, एक स्टॉप लॉस रखें। अब आज का लो मेरे ख्याल से एक फ्रेश आपके लिए स्टॉप लॉस हो सकता है। और अगर आपने 24,900 क्रॉस किया तो फिर मुझे लग रहा है कि 25,100 तक का रास्ता फिर आपके लिए खुलेगा। और वो जो गोल्डन क्रॉसओवर बना है उसको इतनी जल्दी मेरे ख्याल से मार्केट नेगेट नहीं करेगा। एक 6 महीने का अगर आप नज़रिया रखेंगे, तो जो हम सुबह भी बात कर रहे थे कि 6 महीने का अगर आपका नज़रिया है तो मार्केट में आपको शायद हायर लेवल देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा। बैंक निफ्टी की भी जहाँ तक बात है, अब बैंक निफ्टी कहने को 56,000 नहीं क्रॉस कर पा रहा है, लेकिन फिर भी
अगर आप थोड़ा सा लंबा चार्ट देखेंगे तो आउट परफॉर्मर है। कल पॉलिसी है बैंक निफ्टी, आई थिंक उसकी वेट कर रहा है। मेरा ये मानना है कि अनलेस पॉलिसी में कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ जाए, कल थोड़ी सी बैंक निफ्टी में हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एक बार के लिए, जहां मुझे लग रहा है आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपको बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल जब तक आप 55,500 के ऊपर है बाय द वे, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। कल अगर आपको फॉर एग्जांपल पॉलिसी की वजह से कोई नॉक मिल जाए बैंक निफ्टी में, और अगर आपको 55,100 55,200 के करीब के लेवल मिल जाए कल, तो वो मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका होगा वापस री एंट्री करने के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी भी तैयार तो है ब्रेकआउट के लिए, बस वो थोड़ा हायर लेवल पर अटक रहा है। लेकिन असल में मामला क्या है ना, सारा का सारा इस समय स्टॉक स्पेसिफिक का, इंडिविजुअल स्टॉक्स ढूंढिए, इंडिविजुअल थीम्स ढूंढिए, पैसा वहीं बन रहा है इस समय, उसी पर फोकस करिए। जी हाँ, इंडिविजुअल थीम्स को ढूंढिए, लोकेट कीजिए, पैसा उसी में बन रहा है। अच्छा अनुज, लगे यहाँ 2 प्रश्न और निपटा देता हूँ। इटर्नल पे हम कल बात भी कर रहे थे, आपने स्पॉटलाइट में मेंशन भी किया था इसको। इटर्नल में क्या जो इस फेज़ की प्रॉब्लम्स थी, और एक शायद जो जेप्टो का हैंगओवर था, ये आईपीओ अगर आएगा तो सप्लाई यहाँ पर आएगी, क्या वो एक बार के लिए निकल गई, यही महत्वपूर्ण कारण है? और यहाँ से आगे क्या? और एक और, ये एंजल वन के जो मई के अपडेट्स थे, नंबर्स क्या कैसे लगे? क्योंकि हमने जब लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स पे एक रिएक्शन दिया था, फिर बाजार उस शॉक से बाहर निकल के आया एंजल वन में। अब ये नंबर्स कैसे लगे दोनों स्टॉक्स पे भी? बिल्कुल, दोनों बिग स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ मैं। पहले एंजल वन की बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ताज़ा मामला है एंजल वन का। और आज सुबह मैं जब अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा था, तब ये नंबर्स आ रहे थे, तब मेरी एकदम से इन पर नज़र पड़ी थी। और सुबह हमने क्या व्यू लिया था? सुबह हमने इस पर एक व्यू ये लिया था कि आप इसमें मंथ ऑन मंथ नंबर्स देखिए, क्योंकि आप ईयर ऑन ईयर नंबर्स देखेंगे तो आपको ख़राब लगेंगे। बाई चांस की बात है कि पहला नंबर ईयर ऑन ईयर ही फ्लैश हो गया, लेकिन वो ये नंबर तो खैर बड़ा था। लेकिन उसके अलावा जो मार्केट शेयर इन्होंने गेन किया ना, वो उस पर मुझे काफ़ी वो अच्छा लगा। क्योंकि देखिए, मई में ऑर्डर 14% बढ़े अप्रैल के मुकाबले, और अप्रैल में मार्केट ख़राब नहीं था। पिछले मई में मार्केट क्या था वो हम सब जानते हैं, पिछले मई में तो नेक्स्ट लेवल का मार्केट था, तो उस लेवल पे आने में टाइम लगेगा। लेकिन पिछले अप्रैल के मुकाबले बढ़े 14% और मार्केट शेयर गेन किया, मेरे लिए इतना काफ़ी था। एक और चीज़ आपको बताऊं मैं, इसका टेक्निकल चार्ट रखिए। ये ट्रेड हमने पिक किया था, एंजल वन तब 2700 पे था, 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा था उस दिन, मुझे अच्छे से याद है। हमने ये ट्रेड लिया था, हमने आई थिंक मानस से बात की थी तब उस दिन। 2700 का वो लेवल था, वहाँ से उसके बाद इस स्टॉक ने मुड़ के नहीं देखा, रुका नहीं है उसके बाद से ये। और अब मुझे लग रहा है कि ये वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए तैयार है। जैसे BSE गया, वैसे ही ऑब्वियस था कि इसमें भी उस तरीके का मूव आने की गुंजाइश थी। क्लाइंट फंडिंग बुक भी काफ़ी बड़ी थी इनकी, तो इस वजह से ये एंजल वन पर मैं पॉजिटिव था। अब आइए इटर्नल पर। आई थिंक इटर्नल के केस में जो लोग गलत पड़े ना, मैं बताता हूँ वो कहाँ लोग गलत पड़े। क्योंकि मेरी बहुत स्मार्ट लोगों से भी जो बात हो रही थी, सब ने ये माना था कि इटर्नल में वो जिस दिन MSCI और FTSE की सेलिंग एब्जॉर्ब हुई थी, कि वो सेलिंग तो एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन अपसाइड पे सबको ये माना था कि 250 नहीं क्रॉस होगा, और इसीलिए 250 पे मैसिव कॉल राइटिंग भी थी। कल भी आपको याद होगा एक बार 250 तक जाके कैसे रिजेक्शन आया था उसमें, और उसके बाद कॉल राइटर प्रिवेल कर गया था। लेकिन आज सुबह खुलते ही वो लेवल क्रॉस हुआ, और उसके बाद बाकी का काम शॉर्ट्स ने कर दिया और कॉल राइटर्स ने कर दिया। तो ये एक रीजंस थे जिसकी वजह से हमने लगातार एक इसके ऊपर पॉजिटिव व्यू रखा है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, मैं कभी एक समय पर मैं जोमेटो का या इटर्नल का क्रिटिक हुआ करता था। अब मैं काफ़ी, जब से मैंने पिछले 2 साल में इन्होंने अपने इंटरफेस पे जो काम करा है ना, अब आज की डेट में मैं जैसे मैं तो खुद यूज़ करता हूँ सब प्रोडक्ट्स, तो मुझे पता है कि ये बाकियों के मुकाबले बहुत आगे हैं। अभी ज़ेप्टो से तो खैर काफ़ी आगे हैं, लेकिन स्विगी और बाकी प्लेटफॉर्म से भी काफ़ी आगे हैं। तो इस वजह से ये एक स्टॉक है, और प्लस प्रॉफिट मेकिंग है, प्रॉफिटेबिलिटी पर सबसे पहले इन्होंने फोकस किया। इस वजह से ये एक रीज़न है कि इस पर मैं पॉजिटिव था। और अब मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये स्टॉक थोड़ा महंगा है भले ही, लेकिन अब क्योंकि ज़ेप्टो का IPO भी टल गया है, होपफुली अब ये वापस शायद अपने प्रीवियस हाई की तरफ भी जाए, तो मुझे हैरानी नहीं होगी वीरू। चलिए, अब F&O में क्या इंटरेस्टिंग है, एक बार जरा इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेंड जान लेते हैं वीरू, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अनुज, यहाँ पे सारा एक्शन है CDSL में। आप यकीन मानिए, मैं 1 बजे से इसके स्टैट्स को ट्रैक कर रहा हूँ। आई मीन ऊपर की सारी कॉल्स, 1800 की कॉल देखी थी मैंने, 1782 पे ट्रेड करता हुआ इट सीम्स, आई मीन ये अपने ऑल टाइम हाई को रीगेन करने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। जरा प्लीज़ डायरेक्टर साहब एक बार जरा इसका OI रखिएगा। मोमेंटम नहीं लूज हो रहा। हाँ देखिए, कूलिंग ऑफ कभी भी पॉसिबल है, बट लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई, एक दिन में 17%, यानी जो भी शॉर्ट्स के साथ आए थे इस सीरीज में वो निपट गए। अनुज, सुबह जब इटर्नल को हमने देखा था तो करीब 4.25 करोड़ शेड हुए थे, और मतलब 42.5 लाख यहाँ शेड हुए हैं। तो कंप्लीटली बुल्स की ग्रिप में है पूरा का पूरा। अगर आप देखें तो ये कैपिटल मार्केट थीम
कैम्स ये सीरियसल बहुत स्ट्रॉन्ग मूव। एमसीएक्स को लेके आइए, एमसीएक्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट 7000 के ऊपर दिया, इवन 7100 के कॉल आइटर से बाहर निकलते हुए अगेन द सेम इशू, शॉर्ट कवरिंग। और एक स्टॉक और रखूंगा अनुज, दैट्स यूनाइटेड स्पिरिट्स। एक बहुत ही शानदार फ्लैग का ब्रेकआउट 1628 पे ट्रेड करता हुआ 3-4 दिन पहले भी हमारे पैनल ने ग्रिप किया था, अगेन शॉर्ट कवरिंग। तो जो मोमेंटम आ रहा है अनुज, वो ज़्यादातर शॉर्ट कवरिंग उसको स्पॉन्सर करिए जहाँ पे शॉर्ट स्टेप हो रहे हैं। खैर अनुज, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स। बिल्कुल, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे आते हैं, उसके बाद फिर वीरू के पास चलेंगे, कार्यक्रम क्रम समझेंगे। चलिए, सबसे पहले तेज़ी वाले ट्रेंडिंग स्टॉक। सबसे ऊपर तो इटर्नल, ऑब्वियसली 4.5% ऊपर। ट्रेंड में 3% की रैली है। डॉक्टर रेड्डीज 3% ऊपर है और पावर ग्रिड ये भी करीब करीब आपको 0.25% ऊपर दिखाई देगा। एफएनओ स्टॉक्स में एसजेवीएन 4% ऊपर, इन्फो एज में भी 4% की रैली, एंजल वन 4.5% और ग्लेनमार्क ये भी एक तेज़ी में 4% ऊपर। नीचे क्या है, इंडसइंड बैंक 1.5% नीचे है, मारुति सुजुकी, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस यहाँ पर आपको हल्की सी गिरावट दिखाई देगी। उसके अलावा हुडको, चंबल फर्टिलाइजर्स, डिक्सन और बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे करीब 1.5 से 2% की गिरावट। अच्छा, कार्यक्रम के क्रम पर आएँ इससे पहले एक बार मुझे ज़रा वापस हुडको दिखाइए ज़रा। ये ना, मैं इसमें ना कई दिनों से एक ट्रेंड देख रहा हूँ हुडको में कि इसको ना थोड़ा सा, क्या बोलूँ इसको मैं, काफ़ी सुबह ये काफ़ी चलता है और फिर कोलैप्स हो जाता है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे लग रहा है। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए, अब वीरू आज का कार्यक्रम क्रम समझ लेते हैं। जैम क्रम में अनुज हमारे साथ जो पैनल है वो उसमें मौजूद रहेंगे आज फंडामेंटल विशेषज्ञ श्री नीरज दीवान, उनसे करके बातचीत उनकी कॉल्स पे। उसके बाद प्रकाश दीवान जी के बाद नीरज दीवान जी के बाद प्रकाश कावसर, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, अमित सेठ, रुचित जैन और सौम्य मेहता टेक्निकल पैनल में होंगे। उसके बाद कंचन से बात करेंगे रिलायंस की तेज़ी पर, कोफोर्स की तेज़ी पर, हाउस व्यूज़ क्या हैं यहाँ पे, साथ ही साथ क्यों, कारण क्या था इन दोनों के स्टॉक्स के चलने का। कंचन से बात करेंगे फार्मा स्पेस पे, सुबह से आज काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी है, लेकिन आज वो तेज़ी स्पॉन्सर की डॉक्टर रेड्डीज ने। क्या थी खबर, विपिन जी से बातचीत करेंगे कल आने वाली पॉलिसी पर क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना कट कमेंट्री में क्या शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है आरबीआई। और लता मैम से बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण खबर पे, जिस पे हमने सुबह भी बातचीत की थी कि एफआईज निवेश जो है वो, मतलब प्राइवेट बैंक्स में, बैंकों में, उसकी जो लिमिट है वो 15% से बढ़ाई जा सकती है। आरबीआई कर रहा है इस पर विचार। और 42 से बात करेंगे। उसके बाद एमएससीआई इंडिया की जो अंडर परफॉर्मेंस है अगेंस्ट इमर्जिंग मार्केट के तुलना में, उस पर बातचीत करेंगे। फिर 4 का चौका होगा, उसमें सस्ता ऑप्शन, एफएनओ सुपरस्टार और 4 का चमत्कार और मिड कैप फंडा। ये क्रमबद्ध तरीके से 4 ट्रेड्स आएंगे। प्रशांत, मानस, सौमिल और नीरज दीवान जी ट्रेड देंगे। उसके बाद आलोक जी से बातचीत करेंगे। जो जीएसटी की 12% की दर है उसको स्लैश किया सकता है, उसको ख़त्म किया सकता है, इस तथ्य पे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ में से बातचीत करेंगे वो कंपनियों पे, उन कंपनियों पे जिनमें कैश कंपोनेंट जो है वो बढ़ रहा है, इस पे। और उसके बाद दीपक शनाय होंगे हमारे साथ आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में, अनुज से लेंगे स्ट्रैटेजी। उसके बाद 3:10 पे और उसके बाद बीटीएसटी कॉल्स। अनुज बिल्कुल, पैनल तैयार है हमारा, शो की शुरुआत करते हैं। अब कॉल्स की शुरुआत करते हैं। राधर, गुड आफ्टरनून। काबा सर, बताइए क्या रहेगा आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है L&T फाइनेंशियल। ये लगता है इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड कर रहा है 182, स्टॉप लगाना चाहिए ₹2 का 180 के हिसाब से। नियर टर्म टारगेट मेरे ख्याल से 190 का होना चाहिए। उसको 1-2 दिन लग सकता है, लेकिन यस 190 पॉसिबल। L&T फाइनेंस, L&T फाइनेंस, ये आपका ट्रेड है एट 180 to 11 बाय कॉल। मानस, आपका ट्रेड? तो देखिए, कैंप्स पे वीरेंद्र जी खरीदारी करने की राय रहेगी। कैंप्स में आज एक फ्रेश ब्रेकआउट 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिला है और ट्रेंड तो पहले से ही पॉजिटिव था। तो कैंप्स में खरीदारी करेंगे। 4200 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 4400 4400 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड लिया जा सकता है। 4300 का कॉल ऑप्शन जो 135 के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 104 का स्टॉप लॉस लगाना है और 200 के टारगेट सेट करना है। ओके, चलिए, कैंप्स हो गई। मानस की पिक, गाबा सर ने पिक किया था LTF। अब तक ये 2 पिक्स। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत जी, आपकी ट्रेड? जी, वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरू जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। HDFC AMC ने 20 दिनों के एवरेज पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है और हम 4850 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पे लॉन्ग रेकमेंड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 4780, 478085 के आसपास। यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो 4950 से लेके 5000 का टारगेट मान के चल सकता।
ओके, HDFC AMC आपका बाय कॉल है, प्लीज़ स्क्रीन पे प्राइस रखिएगा। इट्स 4855। यहाँ पर आपको लॉन्ग जाना है, बाय की अप्रोच है। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा ओबराय रियल्टी में हमने एक रेंज ब्रेकआउट परसों देखा था। कल के सत्र में थोड़ा सा यहाँ पे एक सेटबैक आया था, बट वंस अगेन स्टॉक इज शोइंग स्ट्रेंथ अपनी रेंज के ऊपर में। क्रूशियल मूविंग एवरेजेस और रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एक अपमूव की पॉसिबिलिटी है। स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 1785 का और टारगेट्स रहेंगे 1860 रुपए के। ओके, ओवरऑल रियलिटी ये हो गई अमित जी की पिक। अब चलते हैं सौमिल के पास। सौमिल, गुड आफ्टरनून। सौमिल, आपकी पिक। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी पिक होगी JSL पर, और ये जिंदाल स्टेनलेस। ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन है जो ऊपर की तरफ टूटा है। 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके हार्ड अप हाफ बॉटम बना रहा है। ग्रेट पिक ऑन द पोजिशनल साइड एज वेल, बट इन द शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस होगा 650 का और टारगेट होगा 720। ओके, जिंदल स्टेनलेस 671 पे आपका बाय कॉल। यहाँ पे 5 ट्रेड्स आए। कैम्स मानस का ट्रेड था, HDFC AMC प्रशांत जी ने, अमित जी ने ओवर रियल्टी पिक किया, सौमिल ने यहाँ पे जिंदल स्टेनलेस पिक किया और प्रकाश काबसर ने LT फाइनेंस को पिक किया था। 5 ट्रेड्स के बाद अब एक फंडामेंटल कॉल लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त नीरज दीवान जी मौजूद हैं। नीरज जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नीरज जी, वॉलेटिलिटी अपार, 25,000 होता नहीं पार, लेकिन 24,500 पे एक कुशन भी है, और हम FIs के लिक्विडेशन के बीच में, उनकी शॉर्टिंग के बीच में समहाउ इस 24,500 को होल्ड कर रहे हैं। अर्निंग सीजन हमारा बीत गया, अब जो निष्कर्ष निकला आपको, आपके पास जो है वो क्या है? क्या चीज़ कर रहे हैं आप मार्केट में? आपकी कॉल क्या है, आपकी कन्विक्शन एरिया क्या है? या गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मार्केट में अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छे मूवमेंट आने को दिख रहे हैं। पहले डिफेंस सेक्टर था, फिर PSU बैंक्स में मूवमेंट आई, रियल एस्टेट में अच्छी मूवमेंट आई, कैपिटल मार्केट थीम्स ने अच्छी रिटर्न दी है। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट्स आ रही हैं जहाँ पे एक अच्छी रिटर्न मिल रही है लोगों को, और उसके चलते हुए मार्केट में भी एक कारोबार जैसे दोबारा शुरू हो जाता है। नहीं तो अगर आपके रेट नहीं आते तो आप बैठे रहते हैं, कुछ बेच नहीं पाते हैं, ले नहीं पाते हैं, बट वो एक दोबारा वो हलचल शुरू हो गई है जहाँ पे आप अपने स्टॉक्स को थोड़ा चर्न भी कर पा रहे हैं, बिकॉज आपको रेट्स भी अच्छे मिल रहे हैं। आई थिंक ये मोमेंटम एक कंटिन्यू रहना चाहिए। मार्केट कंसोलिडेट करेगी, बिकॉज मार्केट ने 22,000 से 25,000 का बड़ा एकदम शार्प मूव दिया था, तो वहां से भी 500-600 पॉइंट अगर नीचे आके कंसोलिडेट कर रही है तो आई थिंक ये काफी फेयर बात है। यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकती है, तो मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे रह सकती है। बट इस दौरान स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जैसे आपने देखा कि काफी एग्जीक्यूशन पिकअप हुआ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज, आई थिंक ये एक कंपनीज है जिसमें अच्छी मोमेंटम बन सकता है आगे भी। PSU बैंक में लगता है कि मूवमेंट के बाद दोबारा कंसोलिडेट कर रहे हैं, वहां पे भी एक मोमेंटम आगे बन सकता है। इसके अलावा रियल एस्टेट सेगमेंट एक सेगमेंट है जिसके अंदर तो इंटरेस्ट रेट कट 2 हो चुके हैं, तीसरा अब होने की उम्मीद है, तो वहां पे भी एक एग्जीक्यूशन पिकअप, और वहां पे भी कंसोलिडेशन फेज के बाद दोबारा पिकअप दिखता हुआ दिख रहा है वहां पे। तो और FMCG भी एक सेक्टर है जहाँ पे, बिकॉज मॉनसून का लग रहा है कि मॉनसून अच्छे रहने चाहिए और इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में है, तो ये 2 चीजें हैं जो FMCG स्टॉक के लिए भी एक अच्छा अच्छा इंडिकेशन है। तो ये सेक्टर हैं जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अभी आगे चलते हुए भी आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें तो आपको अच्छी रिटर्न मिल सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक रहें तो अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। नीरज जी, गुड आफ्टरनून। आपने बात की कैपिटल मार्केट थीम की, क्या एकदम से बदला वापस जो इस तरीके के मूव्स यहाँ पर आए? क्या NSE के इम्पेंडिंग IPO को ही कारण माना जाए? एक आप कह सकते हैं, गुड आफ्टरनून अनुज, एक आप कह सकते हैं कि जैसे अभी NSE के IPO का बोल रहे हैं कि जल्दी हो सकता है क्लियरेंस, उससे जरूर स्टॉक्स लाइक BSE, CDSL, इन सब में मोमेंटम देखने को मिला है स्टॉक्स के अंदर, और BSE और CDSL में तो बहुत अच्छा मोमेंटम आया है। इसके अलावा बिकॉज मार्केट में जो रिबाउंड आया है नीचे के लेवल पे, जैसे मैंने कहा कि वहां पे एक एक्टिविटी दोबारा शुरू हो जाती है, वॉल्यूम दोबारा पिकअप हो जाते हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप में जो वॉल्यूम ड्राई हो रहा था, स्टॉक्स फंस रहे थे, वहां पे दोबारा एक्टिविटी शुरू हो गई है। तो आप एंजल वन की बात करें या रिलेटेड प्योर ब्रोकरेज की बात करें, तो वहां भी एक वॉल्यूम पिकअप देखने को मिला है। और म्यूचुअल फंड में, इन स्पाइट ऑफ द करेक्शन, इन स्पाइट ऑफ
नेगेटिव बैड न्यूज, तब भी हमने देखा कि इनफ्लो काफी बरकरार रहे और इनफ्लो आते रहे हैं। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में भी दोबारा, म्यूचुअल फंड वैसे शेयर में दोबारा बाइंग आई है। आप नैम को देख लें, HDFC AMC को देख लें, वहां भी एक अच्छी रिटर्न मिल रही है। आई थिंक इट इज अ मिक्स ऑफ व्हाट इज द न्यूज फ्लो बिकॉज ऑफ NSE और जो मोमेंटम मार्केट में वापस आया मिड कैप स्मॉल कैप में, इसकी वजह से आती है कैपिटल मार्केट थीम में हमको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कैपिटल मार्केट थीम में इस समय मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ये क्लियरली एक स्टैंड आउट करता हुआ। आप एक स्टॉक देखते हैं अब जहां पर मूव अच्छे आ रहे हैं, और वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL। एक बार लेकर आइए ज़रा स्टॉक को। ये देखिए पिछले कुछ मिनटों में क्या तेज़ी आई इस स्टॉक में। इनफैक्ट एक बार निफ्टी डिफरेंस दिखाइए ज़रा फिर से। अच्छा वीरू, पता है मैं क्या ये क्यों इसकी बात कर रहा हूँ, आपको रीज़न बताता हूँ। हम कल भी बात कर रहे थे और आज सुबह भी मैं ये बात हो रही थी कि ये जो थीम्स है ना, इसमें फॉर एग्जांपल आप अगर कल आपने सुबह सुबह ले लिया और कल इनमें से कुछ स्टॉक नीचे आ गए, फॉर एग्जांपल BEL थोड़ा स्लिप होकर नीचे आ गया था, मसगांव डॉक कल हाई पर नहीं सस्टेन कर पाया था, वो डिपो के नीचे आ गया था, हैल भी कल डे हाई पर नहीं बंद हो पाया था, वो नीचे आ गया था। लेकिन अब देखिए आप इनमें आप फंसेंगे नहीं। अगर आप मार्केट की ट्रेंड के साथ अगर आप बेट करेंगे तो इनमें आप फंसेंगे नहीं। देर सवेर आपको ना सिर्फ आपका प्राइस मिलेगा बल्कि अच्छे गेंस भी मिलेंगे। अब देखिए, अब आपने कल किसी भी लेवल पे लिया होता ये डिफेंस के स्टॉक्स को, आज आप अच्छे खासे प्रॉफिट पे होंगे, क्योंकि आज ना सिर्फ आप कल का हाई क्रॉस कर रहे हैं बल्कि उनसे और ऊपर जा रहे हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से मार्केट का वर्डिक्ट है कि आपको किन थीम्स में इस समय बेट लगाना है। जैम HL आपके स्क्रीन पर डे हाई पर, सोलार इंडस्ट्रीज डे हाई पर, BEL डे हाई पर, डिफेंस पूरा एक बार फिर से मोमेंटम पकड़ता हुआ -5086। सेम्स के HL जो है वो 20 मई के बाद कब तक की पूरी ट्रेजेक्ट्री का ब्रेकआउट देने को तैयार है। अब आप नई सीरीज़ में हैं, टाइम वैल्यू काफ़ी आपके पास, फ्यूचर या ऑप्शंस पर रिस्क लें, कहाँ पर? तो देखिए ये बिल्कुल तैयार है एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए। तो और जब देखिए आप फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा तो मूव भी बड़ा देखने को मिल सकता है। इसलिए 5100 का 5100 का कॉल ऑप्शन HL का लिया जा सकता है। 177 पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 134 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 250 रुपए की टारगेट सेट करनी। ओके चलिए, तो ये बात हो गई हैल की। अब आगे बढ़ते हैं और निफ्टी में आज की तेज़ी में रिलायंस का बड़ा हाथ है। JP मॉर्गन की रिपोर्ट के बाद रिलायंस में अच्छी तेज़ी है और इसी ब्रोकरेज ने कोफोज पर भी एक अपडेट दी है। जानते हैं JP मॉर्गन की रिपोर्ट क्या कह रही है। कंचन, गुड आफ्टरनून। पहले रिलायंस फिर कोफोज। जी डेफिनेटली, जैसे कि आपने भी मेंशन किया, दोनों ही स्टॉक में एक अच्छा खासा ओवरव्यू जो JP मॉर्गन की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है। शुरुआत कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। इस टाइम पे उन्होंने ओवरवेट की कॉल दे दी है। जो टारगेट कोट किए गए हैं दैट इज 1568। इनका मानना है कि अगले 2 साल में जो हमें कंपनी की अर्निंग है वो और भी ज्यादा यहाँ से शानदार आती हुई दिखाई दे सकती है। हमने देखा था कि रिसेंटली हमें शेयर के अंदर एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया था। बेसिकली जो कमोडिटी के एबिट है वहां पे थोड़ी कमजोरी थी, जिसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे हमें आता हुआ दिखाई दिया था। देखिए मार्जिन्स में हमें पहले ही एक डेंट लगता हुआ दिखाई दिया था। तो JP मॉर्गन का ये मानना है कि इससे ज्यादा कमजोरी हमें आने वाले टाइम पे नहीं दिखाई देगी और आगे चल के जो उनका कंज्यूमर बिजनेस है वहां पे एक रोबस्ट ग्रोथ की संभावनाएं जताई जा रही है। इस लिहाज से ओवरवेट की कॉल दी गई है रिलायंस इंडस्ट्री में। इसके अलावा अगर हम बात करें कोफोर्ज की, तो उनका मानना है कि कोफोर्ज इस टाइम पे ऑल ओवर IT सेक्टर में काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव पोजीशन में बना हुआ है, इसलिए उनकी टॉप पिक भी है। जो टारगेट उन्होंने कोट किया है वो है 2080 का। उन्होंने बोला है कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए कोफोर्ज इस टाइम पे इस तरीके से प्लेस्ड है कि यहां से उसको बढ़ना ही है। साथ ही इस टाइम पे जो IT स्पेंडिंग का माहौल है उसमें भी हमें कोई भी कोफोर्ज के अंदर कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली है, इसलिए जो डाउनग्रेड की संभावनाएं हैं वो काफी ज्यादा कम हो गई है। फिस्कल ईयर 25 में हमने देखा था कि 15.5% की अर्निंग ग्रोथ थी और फिस्कल ईयर 26 में अनुमान जताया जा रहा है कि ये ग्रोथ हमें यहां से भी और भी ज्यादा रोबस्ट साइड में जाती हुई दिखाई देगी। इसे अगर हम दूसरी कंपनी से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में जो वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा इस टाइम पे अच्छे लग रहे हैं। साथ ही साथ इसके मुकाबले जो अर्निंग ग्रोथ है वो भी यहाँ पे ज्यादा शानदार नजर आ रही है। वैल्यूएशन की बात करी जाए फिस्कल ईयर 27 का एस्टिमेट जो है PE का वो है 33x का। वहीं अगर ग्रोथ की बात करी जाए तो रेवेन्यू में यहाँ पे हमें 19%, मुनाफे की बात करी जाए तो 25%। इसको अगर हम कंपेयर करें मिड कैप IT से और लार्ज कैप IT से तो वहां की ग्रोथ देखिए कोफोर्ज के कंपैरिजन में हमें कहीं ना कहीं धीमी होती हुई ही दिखाई दे रही है, लेकिन कोफोर्ज इस टाइम पे काफी ज्यादा स्वीट स्पॉट पे है। ओके, तो रिलायंस और कोफोर्ज, कंचन शुक्रिया इन दोनों पर व्यू। नीरज जी, रिलायंस पे क्या व्यू रहेगा?
रिलायंस पे मेरा भी पॉजिटिव है बिकॉज डेफिनेटली ऑयल एंड गैस बिजनेस में थोड़ा मार्जिन प्रेशर है, बट इस बार रिटेल का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था, और उसके अलावा टेलीकॉम तो लगातार ग्रोथ दिखाई रहा है। तो स्टॉक अभी भी अगर आप लास्ट वाले में देखें तो 31-3200 एक सोने से पहले स्टॉक का प्राइस था, तो अभी तो उससे भी काफी नीचे है। तो जिस तरह का रिटेल का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है और टेलीकॉम की ग्रोथ आ रही है, मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम रिलायंस पे रहना चाहिए। तो रिलायंस की नीचे से अच्छी मूवमेंट आई, फिर कंसोलिडेशन हुई, अब दोबारा मुझे लगता है कि अपसाइड यहाँ से आ सकता है। दोबारा से अबाउट 7 to 8% का मोमेंटम यहाँ से और हो सकता है रिलायंस के अंदर। चलिए एक बार CDSL को वापस रिविजिट करते हैं। हालांकि वीरू ने स्पॉट किया था अपने स्पॉटिंग में। CDSL का अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे, ये इस समय एक बहुत क्रूशल लेवल पर है। अगर 1800 क्रॉस करेगा तो पूरी मंदी को नेगेट करेगा, और उसके बाद जो उसका ऑल टाइम हाई था वो करीब था 2000। 35% चला है ये स्टॉक एक महीने में। और वीरू इसका एक कारण ये भी है कि अब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है NSDL का IPO, और आई थिंक जो NSDL की वैल्यूएशन है एक समय पे, क्योंकि CDSL का मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है NSDL के मुकाबले, अब NSDL की जो वैल्यूएशन कोट हो रही हैं वो ऑलमोस्ट उसी लेवल पर जिन पर CDSL ऑलरेडी है। तो ये एक कारण है जिस वजह से मूव आ रहा है। और जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर इसने 1800 क्रॉस किया तो एक बहुत बड़ी मंदी को नेगेट करेगा ये। और एक चीज़ तो क्लियर है, BSE लीडर था, BSE ऑलरेडी 52 वीक हाई पर है। उसके बाद हमने एंजल पिक किया, कैम्स, CDSL, आई थिंक ये सारे के सारे स्टॉक्स अब प्रीवियस हाई की तरफ हेडेड है। टाइम किसी में एक हफ्ता कम लगेगा, एक हफ्ता ज़्यादा लगेगा, लेकिन सेंस बन रही है। BSE देखिए आज भी 2900 का भाव। अच्छा, BSE 2900 का भाव। CDSL को देखिए, कैम्स को देखिए, MCX को देखिए, कमोडिटी एक्सचेंजेस में MCX एट ऑल टाइम हाई। ये अमित जी, MCX पे आपके प्रोजेक्शंस क्या हैं? देखिए कई बार क्या होता है ना, हम लोग हाल की तेज़ी को देखकर शायद बहुत ज़्यादा थोड़ा डर जाते हैं कि जनाब ये चल चुका है बहुत, 4500 का स्टॉक 7100, बट अभी तो इसने अपना प्रीवियस स्विंग हाई 10 दिसंबर का काटा है। नाउ दिस राउंडिंग बॉटम, इसके प्रोजेक्शंस क्या बनते हैं अगर हमें एक फर्म क्लोज मिल जाए और अगले 2 दिन में अबाउट 7100? वीरेन जी, काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है, और सेटअप में हमने ये देखा कि स्टॉक एक बार 200 डे के नीचे भी गया था, तो काफी वीक हैंड्स भी यहाँ पे शेकआउट हुए हैं। तो इट्स अ वैलिडेटेड सेटअप। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो 7100 के ऊपर अगर निकलता है तो पोजिशनली मुझे लगता है ये 7500 से 8000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, बट दैट विल टेक 1 to 2 मंथ्स। इन दैट केस हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग 6700 का रखेंगे। ओके, चलिए लगे हाथ तो CDSL पे भी व्यू ले लेते हैं। माइनस 35% ऊपर एक महीने में। क्या व्यू होगा स्टॉक पर? देखिए व्यू तो अभी पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि जो पिछला हाई था 1990 के आसपास, उसकी तरफ स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब अगर आप ट्रेडर है तो अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 1720 का लगाना पड़ेगा, और टारगेट आपको करीब 1950 1960 के सेट करने हैं CDSL में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फार्मा की। आज फिर निफ्टी फार्मा करीब 1% ऊपर। कंचन के पास चलते हैं, जानते हैं क्यों दौड़ रहा है फार्मा इंडेक्स। कंचन बताइए। डेफिनेटली आपने ही मेंशन किया, सेक्टर में भी तेजी है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो वहाँ पे भी भरपूर एक्शन देखने को मिला है। देखिए जो फार्मा की दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ तो कड़वी हैं, लेकिन जो फार्मा सेक्टर है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्वीट स्पॉट पे बना हुआ है। Q4 के रिजल्ट्स की बात करी जाए तो स्ट्रॉन्गर साइड में नतीजे देखने को मिले थे, जिससे इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ है। नए प्रोडक्ट हम देख रहे हैं कंपनीज जो है वो लगातार लॉन्च करती जा रही है, जो कि कंपनीज की ग्रोथ को एक अच्छा खासा सपोर्ट दे रही है। यही नहीं बल्कि जो बायोसिमिलर्स है उनका जो पाइपलाइन है वो भी स्ट्रॉन्गर साइड में बना हुआ है, जो कि लॉन्ग टर्म के ग्रोथ पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यही नहीं बल्कि अगर हम यूएस टैरिफ की बात करें तो शॉर्ट टर्म में तो वो हमारे मार्केट को थोड़ा सा वॉलेटाइल कर सकता है, लेकिन जो इंडिया है उसका कॉस्ट एडवांटेज इंटैक्ट है। साथ ही साथ जो इंडिया का पास थ्रू मैकेनिज्म है वो भी एक तरीके से जो कंपनीज का प्रॉफिट है उसको काफी ज्यादा बचाता हुआ नजर आ रहा है। ये तो बात हो गई ओवरऑल इंडस्ट्री की। अब मैं बात करती हूँ कि स्टॉक स्पेसिफिक आज हमें जो एक्शन है क्यों देखने को मिला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर रेड्डीज की। देखिए इन्होंने टाई अप किया है एल्वोटेक के लिए, जो इनकी बायोसिमिलर दवाई है कीट्रूडा, जो कि बेसिकली इस्तेमाल होती है कैंसर के इलाज के लिए। कीट्रूडा का अगर हम ग्लोबल प्रेजेंस देखें तो काफी ज्यादा रोबस्ट है, और 2024 में कीट्रूडा से करीब
$30 बिलियन का जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता हुआ दिखाई दिया, तो काफी बड़ी डेवलपमेंट है। साथ ही HSBC ने जो इनकी रेटिंग है उसको अपग्रेड कर दिया है। पहले होल्ड बोला गया था, अब बोल दिया है कि बाय कर लीजिए। टारगेट प्राइस को भी यहाँ पे अपग्रेड करके 1445 का कोट कर दिया गया है। यही नहीं बल्कि LIC ने भी जो अपनी होल्डिंग है उसको यहाँ पे बढ़ाया है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल की तरफ से भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें ल्यूपिन की या फिर हम बात करें जाइडस लाइफ साइंस की, तो देखिए US कोर्ट ने मायोमेट्रिक केस में जो स्कोप एक्सपैंड है उसको और भी ज्यादा एक्सपैंड कर दिया है, यानी कि परमिशन दे दी है कि इस टाइम पे जो लड़ाई चल रही है उसको आप चलाते रहिए, जो कि बेनिफिशियरी है दोनों के लिए, ल्यूपिन के लिए भी और जाइडस के लिए भी, बिकॉज जो इनका एट रिस्क लॉन्च है उससे जो पेनल्टी का रिस्क है वो और भी यहाँ से कम होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एक्सिस कैपिटल ने अपना यहाँ पे व्यू दिया है, ल्यूपिन में खरीदारी की राय दी और टारगेट प्राइस जो कोट किया गया है 2500 का है। और बिंदु फार्मा में भी अगर हम एक्सिस सिक्योरिटीज की माने तो उनका कहना है कि खरीदारी कर लीजिए, टारगेट प्राइस 1500 रुपए का दिया गया है, क्योंकि उनको आउटलुक बहुत स्ट्रांग लग रहा है और जो कंपनी की पाइपलाइन है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। बाकी के अगर आप फार्मा स्टॉक की बात करेंगे तो कैचअप रैली वहां पे भी देखने को मिल रही है। शुक्रिया कंचन, फार्मा पर ये पूरा एक एनालिसिस प्रस्तुत करने के लिए। नीरज जी आपने सुनाई, और आई थिंक मैं स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात भी कर सकता हूँ, बट मैं अगर थोड़ा सा फार्मा प्लस हेल्थ केयर जोड़ लूँ, क्योंकि हेल्थ केयर में तो और भी स्टेबिलिटी है। वहाँ पे आप हॉस्पिटल स्टॉक्स को देखिए, अपोलो एट ऑल टाइम हाई, फोर्टिस एट ऑल टाइम हाई, मैक्स। फार्मा प्लस हेल्थ केयर आपके प्रिफर्ड बायर्स क्या हैं इस वक्त, कहाँ कहाँ पे आप लॉन्ग हैं? जो फार्मा सेक्टर है वहाँ मुझे लगता है कि एक मोमेंटम जो हमने देखने को मिला है, आई थिंक वो कंटिन्यू कर सकता है। हेल्थ केयर के लिए, स्पेसिफिकली हॉस्पिटल के लिए कहना भी मुश्किल रहेगा, बिकॉज काफ़ी अच्छा मूव आ चुके हैं वहाँ पे, और आई थिंक वहाँ वैल्यूएशन काफ़ी फेयर और लग रही है। मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा अपसाइड। बट फार्मा में मेरी जो अभी जो स्पेस है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ, उसमें डीवीज लैब है, एक छोटी कंपनी है सेनोरेस फार्मा जो डीवी लैब की तरह ही API बिजनेस के अंदर है, वो भी काफी ग्रो कर रही है, उसका एक US प्लांट भी है। और इसके अलावा एक फाइजर एक ऐसी कंपनी है जिसमें रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे और काफी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है, और एक जो उसकी पेडिग्री है उसके हिसाब से वो जिस वैल्यूएशन पे चल रहा है 25-26 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड, वो बहुत अट्रैक्टिव है। तो फाइजर, डीवीज लैब, सेनोरेस, ये स्टॉक्स है जो मैं देख रहा हूँ फार्मा के अंदर, जहाँ मुझे लगता है कि एक रिटर्न अच्छी मिल सकती है। अभी डीवीज लैब इवन आफ्टर द मोमेंटम जो हमने देखा है, तभी मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म के लिए एक पोर्टफोलियो स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बिल्कुल। एक बार ग्लेनमार्क देखते हैं, क्योंकि ग्लेनमार्क देखिए कल न्यूज़ के बाद ऊपर खुल के फिर प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर लोअर लेवल से बाइंग आई, और अब देखिए अब 4% ऊपर ग्लेनमार्क ट्रेड करता हुआ। अमित जी, ग्लेनमार्क पर क्या व्यू होगा आपका टेक्निकली? जी अनुज जी, काफी स्ट्रॉन्ग व्यू है यहाँ पे। जिस हिसाब से ब्रेकआउट आया है, लगभग 1620 तक के टारगेट्स बनते हैं। स्टॉप लॉस लगभग हम 1560 का रखेंगे। जिस हिसाब से देखा जाए लास्ट स्विंग हाई भी यहाँ पे निकाला जा रहा है, तो काफी एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है विच इज बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। इनफैक्ट 10 बजे के शो में ग्लेनमार्क मेरा एक बाय कॉल भी था। ओके, 10 बजे के शो में बाय कॉल भी था अमित जी का, तो वो रिमाइंड करा दिया अमित जी ने। अच्छा, मार्केट देखिए आप फिर कोशिश कर रहा है थोड़ी सी एक अपटिक की। एक बार निफ्टी लेकर आइए ज़रा, 24,728 पर हम 24,700 के नीचे फिसले थे एक बार के लिए। एक बार LTF लेकर आइए, L&T फाइनेंस, गावस्कर का जो टॉप ट्रेड था इस शो के शुरुआत में, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम इस समय डे हाई पर ये स्टॉक आया। उसके अलावा सुबह JSL स्टेनलेस आई थिंक पैनल में सजेस्ट किया गया था, मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्टली किसका था, लेकिन सुबह था ये सौमिल का था, हाँ सौमिल का पिक था ये, यहाँ पर अच्छा मूव आया। उसके अलावा और क्या मूव आए अच्छे? BSE फिर इंटरडे हाई पर, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम है। बिरला सॉफ्ट ये डे हाई पर है स्टॉक, यहाँ पर मोमेंटम अच्छा है इस समय। और उसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट में भी इस समय अच्छा मूव आ रहा है। प्रशांत जी, एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए जरा, कोई व्यू इस स्टॉक पर? जी अनुज जी, जस्ट 1 मिनट पहले ये स्टॉक मैंने चेक किया था, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट से, अगर हम इनफैक्ट इसका थोड़ा बड़ा नजरिया देखें और इसको हम फरवरी से जो स्विंग आया था देखिए, उसके ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट पे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पोजिशनल अप्रोच रखना चाहिए। और हम अभी 11,150 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस रखेंगे मेरे हिसाब से 10,900 10,850 के जोन में, और यहाँ से मुझे लग रहा है जो टारगेट है वो 11,650 11,700, जहां 20 दिनों के एवरेज है उसके ऊपर तक रख सकते हैं।
टैक्सी में आज सुबह भी बातचीत हम कर रहे थे कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, और ऐसा भी नहीं है कि ये जो सेलिंग है मात्र 2 दिन की है, 3 दिन की नहीं, मतलब 3 महीने की, 4 महीने की नहीं, सिर्फ 3 दिन में अगर आप देखेंगे पूरा क्रैक हुआ है। तो आज शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी होती है, प्लीज़ OI रखिएगा। सुबह जब 11,000 की ट्रैजेक्टरी स्लिप हो रहा था उस वक्त भी मैंने बात की थी कि यस इट्स शॉर्ट कवरिंग। ये देखिए अब लगभग 5400 शेयर लॉन्ग हो गए हैं इस पर, तो अब शॉर्ट कवरिंग के बाद फ्रेश पाएंगे आइए। अच्छा, एक बार यूनो मिंडा लिखे आइए आप, और इट्स 1084 और ये डेरिवेटिव का न्यू एंट्रेंट है। इस पर ज़रा एक व्यू लेते हैं। प्रशांत, ज़रा इसको देखिएगा, न्यू डेरिवेटिव एंट्रेंट, बट एक क्या बेहतरीन अगस्त 2024 से चली आ रही पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल यहाँ पे कट रही है। मतलब देख के ही इस चार्ट का जो व्यू बड़ा अच्छा बन रहा है, और सारे एवरेजेस के ऊपर टेक क्या है आपका। अब आपके पास डेरिवेटिव्स में इसकी हेल्थ सिक्योर करने के लिए शॉर्टिंग भी है, मतलब आप हेज भी कर सकते हैं इसको। टेक क्या बन रहा है आपका इस पर? तो वीरू जी, सबसे चीज जो नोटिस में आ रही है वो है पिछले 3 दिनों के वॉल्यूम। बहुत ही स्ट्रांग वॉल्यूम्स है, और वॉल्यूम्स के साथ ये रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से हम 4 से 5% यानी करीबन 1125, 1130 ये लेवल इस स्विंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो स्टॉप लॉस होगा उसको आज के लो के नीचे रखना होगा, करीबन 1040, 1040, और 1150, 1165 इन टारगेट्स के लिए पोजिशनली इसको लॉन्ग रखना होगा। ओके, यूनो मिंडा करीब 1070 पे ट्रेड करता हूँ। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ऑटो पे फोकस करते हैं और ऑटो पे ही रहते हैं। दरअसल एक बहुत महत्वपूर्ण और एक पेचीदा मुद्दा ऑटो सेक्टर के सामने खड़ा हो गया। जी हाँ, वो है रेयर अर्थ मैग्नेट। ये मुद्दे गर्म है काफ़ी इस वक्त और चर्चा का विषय बना हुआ है। ये ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी चिंता भी बन के उभरा हुआ है। रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी से सुजुकी मोटर्स ने जापान में स्विफ्ट के कॉम्पैक्ट जो मॉडल्स का उत्पादन रोक दिया है। ऑटो सेक्टर के लिए कितना बड़ा है ये संकट जानने के लिए हमारे साथ रोहन जुड़े हैं। रोहन, पूरा अगर आप देखें ऑटो प्रभावित होगा इससे, भारत का ऑटो पर भी प्रभावित होगा। आपने देखा सुजुकी ने क्या निर्णय लिया, सरकार क्या कर रही है इस पर्सपेक्टिव से, और चीन से इस संदर्भ में कोई बातचीत हो रही है क्या? आपका व्यू, मतलब डेवलपमेंट कैसे है इस वक्त? जी बिल्कुल, ये काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है, और ये प्रॉब्लम हर दिन बढ़ती जा रही है। खासतौर पे जो चाइना ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है उसमें जो एंड यूज सर्टिफिकेशन की बात है वो समस्या को बढ़ा रहा है, क्योंकि वो पूरे रेगुलेटरी प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा लंबा कर दे रहा है। अभी की स्थिति बताऊं मैं अगर आज की, तो 4 अप्रैल के बाद से अब तक भारत की जो ऑटो कंपनियां हैं उनकी तरफ से 30 एप्लीकेशन गए हैं रेयर अर्थ इंपोर्ट्स के लिए, लेकिन उनमें से अब तक एक भी अप्रूवल नहीं दिया है चाइनीज अथॉरिटीज़ ने। अब जो सरकार कोशिश कर रही है, दोनों तरीके से काम कर रही है। एक बिल्कुल इमीडिएट टर्म में, एक मिड टर्म में और एक लॉन्ग टर्म में प्लानिंग की जा रही है। जो तुरंत सबसे पहले वो करने जा रहे हैं, एक डेलीगेशन जाएगा जिसमें कि अधिकतर जो ऑटो कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके सदस्य शामिल होंगे, और ये अगले 2 सप्ताह में ये डेलीगेशन चाइना जाएगा और वहां पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, MEA के थ्रू भी बातचीत लगातार इस मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद जो अगली कोशिश होगी कि जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, बाकी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे रेयर अर्थ मैग्नेट्स प्रोड्यूस होता है, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में 90% जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं उनका जो रिफाइंड मैग्नेट्स हैं वो चाइना बनाती है, और 85% रॉ मटेरियल चाइना के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे एक समस्या आ रही है। लेकिन कुछ और देश हैं जैसे कि वियतनाम हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, US हो गया, जहाँ पे ऑल्टरनेट इंपोर्ट की फिलहाल हम तुरंत मीडियम टर्म में हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा भारत में ऐसा नहीं है कि आपके रेयर अर्थ के भंडार नहीं है, बहुत बड़े भंडार है। दुनिया का 5th सबसे बड़ा रेयर अर्थ के भंडार भारत में है, लेकिन रिफाइनिंग की, प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी हमारी नहीं है। एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, जो कि इसमें है, लेकिन वो कमर्शियल, उसने रिफाइनिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया। तो उसको रिवाइव करने की कोशिश हो सकती है, जो सरकार के सूत्र में बता रहे हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने की कोशिश हो सकती है। इस पर कुछ इंसेंटिव भी दिया जा सकता है, और ये आने वाले कुछ समय में रेयर अर्थ रिफाइनिंग को भारत सरकार अपनी प्रायोरिटी में बना सकती है। तो ये कुछ कदम है जो कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में सरकार जिसको प्लान कर रही है। लेकिन फिलहाल जो क्राइसिस है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अधिकतर कंपनियों के पास अभी जो इन्वेंट्री लेवल है इस तरह के कंपोनेंट्स का जो रेयर अर्थ पे डिपेंडेंट होते हैं वो लगभग 1 महीने का है। तो जुलाई के बाद से ये समस्या और बढ़ सकती है। जुलाई के बाद से समस्या और बढ़ सकती है, और सुजुकी के निर्णय को आपने दिखाई। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वक्त इस पूरी बातचीत के लिए रोहन।
तो एक सेटबैक है पूरे इंडस्ट्री के लिए। खैर बातचीत चल रही है, एक डेलीगेशन जाएगा भी चाइना पे इस संदर्भ में। हालांकि मैं ऑटो को कैसे डिस्कस करूं यहाँ पे, आई थिंक आइसोलेशन में क्या इस विषय पे बात करूं, कर भी सकता हूं, लेकिन नीरज जी आपने भी रोहन को सुना भी। आई थिंक इट्स वन मोर क्रिटिकल आई थिंक नेगेटिव एस्पेक्ट फॉर ऑटो एज ऑफ नाउ। बट ऑटो में एक सेकुलर मूव देखा नहीं अब तक हमने। कभी टायर चलता है, कभी टू व्हीलर स्पेस बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में एम के पास एक लीडरशिप है, और कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अशोक लेलैंड में एक मूव आता है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो ऑटो में अब तक एक सेकुलर मूव नहीं आया है। ऑटो पर आपका टेक क्या, अवॉइड कर रहे हैं, क्या बाय कर रहे हैं इस वक्त? ये ऑटो में जो 3 कंपनीज हैं जिन्होंने काफी अच्छा किया लेटली, दो तो डेफिनेटली महिंद्रा और दूसरा है टीवीएस मोटर में टू व्हीलर स्पेस। ये दोनों कंपनीज तो अपनी सेगमेंट के लीडर्स की तरह हैं और इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। इनके जो भी लॉन्चेस हुए हैं महिंद्रा के बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। टीवीएस की ऑपरेशनली इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, मार्जिन इनके काफी स्ट्रांग रहे हैं। तो आई थिंक ये 2 स्टॉक्स हैं जो अगर किसी के पास है तो उनको तो होल्ड करना चाहिए। ये दोनों स्टॉक में लगता है आगे चलते हुए भी इतने क्वार्टर से इतने सालों से जैसा आ रहा है इनका मोमेंटम, आई थिंक बढ़ेगा, आगे भी ठीक रहेगा। उसके अलावा आई थिंक जैसे आपने देखा बजाज ऑटो, हीरो मोटर, इसमें काफी सेलिंग आई थी। बजाज ऑटो इस बार के रिजल्ट्स पूरे नहीं थे बिकॉज आई थिंक पहले ही लोगों ने काफी एंटिसिपेशन में बाइंग कर ली थी, तो थोड़ी करेक्शन आई रिजल्ट्स के बाद। आई थिंक बजाज ऑटो के लॉन्ग टर्म उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से देखे तो एक अच्छे प्राइस पे मिल रहा है अभी। अगर कोई लॉन्ग टर्म इसको लेना चाहता है 1-2 साल के लिए, एक अच्छा अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट हो सकता है उसके लिए। तो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज हैं। बाकी जो आपने रेयर अर्थ मिनरल्स की बात की वो भी एक इवॉल्विंग स्टोरी है, नई चीज है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा ईवी स्पेस में, कैसा आएगा, वो भी आगे चलते हुए क्लैरिटी आएगी। बट लीविंग दैट असाइड, आई थिंक बिसाइड दीज 2 स्टॉक्स महिंद्रा टीवीएस, बजाज ऑटो भी आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, चलिए ये बात हो गई ऑटोज़ की। रुचित जुड़े हमारे साथ, एक बार उनकी ट्रेड लेते हैं, फिर 4 का चौका की शुरुआत करेंगे। रुचित, गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड पिक किया आपने? जी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल यूनाइटेड स्पिरिट्स काफी पॉजिटिव लग रहा है शॉर्ट टर्म के नजरिए से, सो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले 1 महीने से कंसोलिडेशन हमने देखा है, लेकिन पूरे ही कंसोलिडेशन में एक तो स्टॉक ने अपने 50 डेमा के सपोर्ट को इंटैक्ट रखा और आज उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया, वो भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। तो हमें लग रहा है कि एक फॉलोअप मूव स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। प्रीवियस स्विंग्स हाई 1700 के आसपास थे, तो 1700 के टारगेट से स्टॉक में आ सकता है। तो करंट लेवल्स पे 1570 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह है 1700 के टारगेट्स के लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स में। ओके, मीनवाइल एक बार निफ्टी वापस लेकर आई है, और हम शो के शुरुआत में मैं कह रहा था कि एक और अटेम्प्ट शायद निफ्टी लेगा 24,800 क्रॉस करने का, और एक्सपायरी का दिन है, और अगर इस बार क्रॉस हुआ 24,800 फिर से, तो देखते हैं। इट कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज 24,800 की कॉल पर आज भी काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है। इनफैक्ट एक बार जरा 24,800 की कॉल देखते हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा राइटर कंफर्ट में होगा, अभी कुछ दिक्कत है नहीं उसको। एक बार फायर करें जरा 24,800 की कॉल, एक बार मैं देख लेता हूँ उसका कितना प्रीमियम और कितना ओपन इंटरेस्ट है। ये देखिए 12 रुपये है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा है, 2.5 करोड़ का, तो इसको क्रॉस करना ज़रूरी है। करेंगे या नहीं ये देखते हैं। लेकिन 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। फिर सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे प्रशांत जी से, फिर हम चलेंगे मानस जी के पास F&O सुपरस्टार के लिए, 4 का चमत्कार के लिए सौमिल हैं आज हमारे साथ, और नीरज जी हैं मिड कैप फंडा के लिए। तो प्रशांत जी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो अनुज जी, यहाँ टाटा कम्युनिकेशंस में बहुत ही अच्छा मोमेंटम बैक बाय वॉल्यूम नजर आ रहा है, प्राइस ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो इसकी जो जून महीने की 1720 1720 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन करीबन 30-32 पे ट्रेड कर रही है। इसको बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे 19 पे, और यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 54 से लेके 60 का होगा। ओके, चल टाटा कम्युनिकेशन ये हो गई सस्ता ऑप्शन के लिए ट्रेड। मानस जी, क्या पिक किया आपने? तो देखिए JSL में खरीदारी करने की राय रहेगी। इसके फ्यूचर में खरीदारी की जा सकती है। 676 का प्राइस चल रहा है इसके फ्यूचर में। स्टॉप लॉस लगाएंगे 669 का, और 692 692 रुपए के टारगेट सेट करेंगे JSL के फ्यूचर में। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। 680 का कॉल ऑप्शन 21 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आप खरीदारी करिए, 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 28 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, जिंदल स्टेनलेस आपका ट्रेड है। अगली ट्रेड के चलते हैं सौमिल के पास, 4 का चमत्कार। सौमिल, क्या पिक कर रहे हैं आप?
मेरा ट्रेड होगा सीजी पावर पर। मुझे लगता है कि अब पावर सेक्टर में एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ देखने मिल सकती है। सीजी पावर वुड बी माय टॉपिक। यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो चुका है आज। 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट है। ग्रेट बाय फ्रॉम हियर। स्टॉप लॉस होगा 680 का और टारगेट होगा 740 का। ओके, सीजी पावर आपका बाय कॉल और मूव अच्छे आ रहे हैं इसमें। 697 अभी भी दिया है, क्लस्टर में ट्रेड करता हूँ। नीरज जी, आपका मिड कैप फंड है, क्या पिक कर रहे हैं? मिड कैप में आप? हाँ, जैसे मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा था, रियल एस्टेट में एक छोटी कंपनी है मैक्स रियल एस्टेट, जो एनसीआर में ऑपरेट करती है। इसका अबाउट 8,300 करोड़ का मार्केट कैप है। इन्होंने लास्ट टाइम 5,300 करोड़ की प्री सेल्स करी थी और इस साल का इनका अनुमान है कि 6,000 से 6,500 करोड़ की प्री सेल्स करेंगे और 14,000 करोड़ का ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू का इन्होंने अनुमान दिया है इस साल और अगले साल के लिए। उसके अलावा अलग से इनका कमर्शियल रेंट का भी एक डिवीजन है जहाँ पे ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी करते हैं। वहाँ भी इन्होंने एक अनुमान दिया है कि 700 करोड़ नेक्स्ट 5 साल में रेंटल इनकम आ सकता है कमर्शियल प्रॉपर्टी से। इन सारों सबको देखते हुए जिस तरह का इनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, पर इनके एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टनर है मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, जो कई प्रोजेक्ट्स में इनके साथ है, जो कैपिटल भी डालता है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस भी है इनके पास। तो ये सब कुछ देखते हुए 8,300 करोड़ की वैल्यूएशन मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती है। आई थिंक अगर 6-7 हजार करोड़ का प्री सेल्स कर रहे हैं तो आपको एक बेटर वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी पिक है रियल एस्टेट सेक्टर की। ओके, मैक्स इट्स मैं इनफैक्ट चारों के चारों ट्रेड्स रख देता हूँ स्क्रीन पे। 3 ट्रेड्स, एक इन्वेस्टमेंट कॉल। प्रशांत जी ने सस्ता ऑप्शन ट्रेड पिक किया। टाटा कम्युनिकेशन की 1720 की कॉल 5460 के लक्ष्य के लिए 3450 पे ट्रेड करते हुए। मानस जी ने आज कैफे सुपरस्टार पिक किया। ट्रेड रहा उनका जिंदल स्टेनलेस फ्यूचर्स 692 का लक्ष्य 670 695 पे ट्रेड करते हुए। सौमिल जी ने चार्ट का चमत्कार पिक किया सीजी पावर फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 740 और नीरज दीवान जी ने अभी पिक किया मैक्स इस्टेट्स। बाजार क्या कर रहा है? निफ्टी वो 24,757 की डगर पकड़ के चलता हुआ। स्पेस जो स्ट्रॉन्ग है, अगेन दैट कैपिटल मार्केट थीम, इटरनल, कुछ फ्यू फार्मा कैंडिडेट्स, रियल स्टेट, डॉक्टर एडीज में अगर आप देखें फार्मा में तेज़ है इस वक्त। और यूनोमिंडा का जिक्र मैंने किया था, मिड कैप आईटी में कोफोर्ज और हेल्थ केयर स्पेस में न्यू डेरिवेटिव एंट्रेंट फोर्टिस। ये इसका पोजीशन क्या कहता है सौमिल फोर्टिस का? क्योंकि ये एक ट्रेडिंग स्टॉक तो है नहीं है कि आपने सुबह लिया या शाम को काट दिया, ऐसा तो नहीं है, बट ये प्रोजेक्शन क्या बनता है राउंडिंग बॉटम का? फोर्टिस एक्चुअली आज सुबह ही हम बात कर रहे थे इस पे, और अगर आप देखें तो इसका एक ट्रायंगल पैटर्न बनता है बड़ा वाला, और ये ट्रायंगल पैटर्न ऑन द वीकली चार्ट्स मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। इसके जो टारगेट्स बनते हैं वो मीडियम टर्म आउटलुक में अगर आप देखें तो मीडियम टर्म आउटलुक में 820 830 के टारगेट्स बनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये चलता जाएगा बिकॉज ये एक हायर डिग्री के वेव 5 में है और वेव 5 का टारगेट बहुत ऊपर है, प्रॉब्ली 1,000 रुपए तक आ सकता है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड से कि इन द मीडियम टर्म आउटलुक 700 के आसपास 690 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के आपको ट्रेल करके इसको छोड़ देना चाहिए इन द मीडियम टर्म आउटलुक। शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने की कोशिश ना करें। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और कल सबसे बड़ा क्यू मार्केट के लिए वो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। सीएनबीसी आवाज़ की एमपीसी के मुताबिक आरबीआई का ग्रोथ पर फोकस रहेगा और लगातार तीसरी बार 25 बेसिस पॉइंट रेट कट हो सकता है। विपिन जी के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या राय मिली उन्हें। विपिन जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का मार्केट को भी इंतजार है और अच्छी बात यह है कि हो सकता है ये मार्केट की अपेक्षाओं पे पूरी तरह से खरी उतरे। तो मार्केट एंटिसिपेट कर ही रहा है कि एक रेट कट आना चाहिए और रेट कट आने की पूरी उम्मीद है। तो आवाज़ एमपीसी में 3 बड़े इकोनॉमिस्ट हमने आमंत्रित किए थे, डीके जोशी साहब, मदन सबनवीस जी और जयेश शाह साहब, और तीनों ने ही एक सुर में कहा कि यस, इस पॉलिसी में रेट कट आने वाला है। अब अगला सवाल होता है कि कितना रेट कट। बाजार में कुछ बातें ऐसी भी हो रही कि क्या इस बार एक सरप्राइज आ जाएगा, 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट मिल जाएगा। हालांकि हमारे तीनों मेंबर्स ने कहा कि 25 बेसिस पॉइंट इज फॉर श्योर, 50 थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। कुछ फंडामेंटल रीजंस भी हैं उसके पीछे कि क्यों 50 बेसिस पॉइंट देखने को शायद ना मिले,
लेकिन 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होना तो बिल्कुल लाजमी है। तो ये जो बाजार है उसको ये तोहफा जरूर मिलने वाला है, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट यहाँ पर आने वाला है। आरबीआई का फोकस कहाँ होगा जी? ऑब्वियसली ग्रोथ के ऊपर होगा। और क्यों होगा? क्योंकि महंगाई वाला जो मोर्चा है वहाँ उनके पास काफ़ी रिलीफ है। लक्ष्य से जो उनका 4% का, उससे काफ़ी नीचे लगातार महंगाई बनी हुई है और अंडर कंट्रोल है, इसलिए उधर ज़्यादा चिंता नहीं है। इसलिए फोकस जो है पूरा ग्रोथ पर ही होगा। आरबीआई के अपना स्टांस बदलेगा तो ऑलरेडी एकोमोडेटिव स्टांस पर वो आ चुके हैं। इसका मतलब है कि या तो रेट कट होगा या फिर कोई चेंज नहीं होगा, तो ये स्टांस बरकरार रहने वाला है। और एक और बड़ी बात जो हमारे तीनों पैनलिस्ट ने कही वो ये कि क्या इस रेट कट के बाद एक और रेट कट हो सकता है? सबने कहा जी हाँ, जरूर हो सकता है। अमूमन या तो 3 रेट कट के साइकिल होते हैं या फिर 5 रेट कट के साइकिल होते हैं। तो अगला एक रेट कट और आ सकता है और ये कंप्लीट 5 रेट कट की साइकिल होगी, ये सबकी उम्मीद रही। बाकी आरबीआई की कमेंट्री में कहां फोकस हो सकता है, तो डेफिनेटली पूरी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो जरूर उनके जहन में रहेगी, जिसमें क्रूड ऑयल भी है, रुपीस भी है और तमाम दूसरी चीजें। इनफैक्ट जो डोमेस्टिक कंडीशन है, मॉनसून का अच्छा ऑनसेट हम देख रहे हैं और इस बार उम्मीद भी है, और जिस तरह के प्रेडिक्शन है कि मॉनसून बढ़िया रहने वाला है, वो भी आरबीआई के दिमाग में बिल्कुल होगा। वो पॉलिसी के फ्रेमवर्क में जरूर आता हुआ दिखाई देगा। और साथ में ये भी कि जो ग्रोथ के प्रेडिक्शंस हैं, जीडीपी के जो हाल फिलहाल नंबर आए, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रेट कट तो इस बार बिल्कुल साफ दिख रहा है, 25 बेसिस पॉइंट का होगा भी, और कोई सरप्राइज आ जाए तो मार्केट की बल्ले बल्ले रहेगी। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करेंगे कि मार्केट को कुछ पॉजिटिव सरप्राइज मिले, कुछ तो हेल्प हो मार्केट की। निफ्टी लेकर आइए एक बार 24,775 पर, और एक बार वो 24,800 की कॉल वापस लेकर आइए। अभी भी खैर 12 की थी, अब 16 हो गई, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मूव नहीं है। ओपन इंटरेस्ट अभी भी यहाँ पर करीब 3.25 करोड़ शेयर्स का है। देखते हैं इसको कि हम ये क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन बात हो रही थी यहाँ पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की। डीएलएफ लेकर आइए एक बार ज़रा। डीएलएफ पर नीरज, डीएलएफ पर क्या व्यू होगा आपका? डीएलएफ का मेरा काफी पॉजिटिव व्यू है, बिकॉज इन्होंने जैसे लास्ट ईयर भी अपना जो पीसीएस की गाइडेंस दी थी 17,000 करोड़ के आसपास, उसको क्रॉस करके 20,000 करोड़ के आसपास किया था। काफी लॉन्चेज हैं जो इनके ड्यू हैं इस साल भी। डालियाज इनका एक प्रोजेक्ट है बहुत प्रीमियम, जिसके और अभी सब्सिक्वेंट लॉन्चेज होने हैं। इसका तो आगे चलते हुए लॉन्चेज भी काफी हैं, और इसका एक रेंटल इनकम का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। इन्होंने अनुमान दिया हुआ है कि 60,000 करोड़ रेंटल इनकम हो जाएगी इनकी इस साल के एंड तक। तो अगर आप इन सबको जोड़े तो इसका यहाँ से भी लगता है कि 15 से 20% का अपसाइड बनता है फॉर 1 ईयर बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर। चलिए, डीएलएफ यहाँ पर आ गई पॉजिटिव व्यू। अब आगे बढ़ते हैं। हालिया तेज़ी के बावजूद इस साल भारतीय इक्विटी मार्केट का प्रदर्शन दूसरे इमर्जिंग मार्केट की तुलना में थोड़ा कमज़ोर रहा है। क्या वजह है? इस साल एमएससीआई इंडिया इंडेक्स ने इमर्जिंग मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है, ये सब जानते हैं मिताली से। मिताली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो इस साल जो इंडियन इक्विटीज़ है उन्होंने इन्वेस्टर्स को थोड़ा निराश किया है। 2025 से अब तक का डेटा देखें तो एमएससीआई इंडेक्स ने सिर्फ 2.33% का रिटर्न दिया है, जबकि यही एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ने करीबन 9% का सर्ज दिखाया है। ये पहली बार 2020 के बाद ऐसा हुआ है जब इंडियन मार्केट्स ने इमर्जिंग मार्केट से अंडर परफॉर्म किया है, वो भी अप्रैल की रैली को मद्देनजर रखते हुए। इस अंडर परफॉर्मेंस के पीछे कुछ मेजर वजह है, जैसे कि हाई वैल्यूएशंस और इकोनॉमिक स्लो डाउन। अगर पिछले कुछ सालों का हम डेटा देखें तो 2020 से 2025 में तो एमएससीआई इंडिया का जो डेटा है और एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स का डेटा है, हर साल जो है यहाँ पे इंडिया यहाँ पे बेटर परफॉर्म करता हुआ आया है। अब 2021 में देखेंगे तो जहाँ उन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे, वहाँ हमने 27.27% का रिटर्न दिया। 2023 में उन्होंने 7% का, तो हमने 20% के पार का रिटर्न दिया था। लेकिन 2025 में ये एक रिवर्स सा पैटर्न नजर आ रहा है। इस वक्त एमएससीआई इंडिया का जो पीई रेशो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, करीबन 22.31 टाइम्स का। वही यही इमर्जिंग मार्केट
मार्केट्स का जो पी रेशो है वो 12.25 टाइम्स है, मतलब यहाँ पे भी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस इंडियन मार्केट्स के लिए नज़र आ रहे हैं। साथ ही जो इस साल एफआईआईज की जो सेलिंग हुई है करीबन $16.5 बिलियन के आसपास, उसके कारण भी काफ़ी सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है मार्केट में। डीआईआईज ने हैवी बाइंग भी करी है 2.06 लाख करोड़ की, लेकिन जो एफआईआईज की सेलिंग थी उसका असर हमें काफ़ी हद तक देखने को मिल रहा है। Q4 FY25 में जो ईपीएस था, निफ्टी ईपीएस में 4.9% का जंप ज़रूर आया है, लेकिन FY26 और FY27 के जो एस्टिमेट्स है दोनों को ही रिड्यूस कर दिया गया है 5.3% और 5.9% में। सेक्टर्स जैसे कि ऑटो, सीमेंट, ऑयल एंड गैस और एनबीएफसी सब में ही एक्सपेक्टेशन से कम नतीजे देखने को मिले। अगर हम पूरा कंक्लूड करें तो इंडियन मार्केट के सामने कुछ बड़ी चैलेंजेस है, जैसे कि वीक कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट में स्लो डाउन, ग्लोबल डिमांड का कमज़ोर होना, वॉल्यूम ग्रोथ का स्टैग्नेंट होना और हाई वैल्यूएशंस। तो इन सभी वजहों से डिस्पाइट हाई होप्स काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट अभी 2025 में इन्वेस्टर्स को देखना पड़ रहा है। ओके, शुक्रिया मिताली। तो ये इस समय कुछ आपके लिए अपडेट एमएससीआई की तरफ से, सॉरी इमर्जिंग मार्केट के कंपैरिजंस को लेकर। मीनवाइल एक बार ज़रा आप निफ्टी देखिए, वापस वो दिक्कत है, थोड़ा सा क्रॉस करने की कोशिश करता है लेकिन फिर नीचे फिसल आता है। अच्छा, एक स्टॉक अभी अभी मेरे रेडार पर आ रहा है, वो है हिंदुस्तान जिंक, हिंद जिंक। एक बार लेकर आइए ज़रा स्टॉक को, इंटरडे चार्ट आएगा उसका स्क्रीन पर। ये देखिए क्या हुआ यहाँ पर पिछले कुछ मिनटों में, एकदम से हिंदुस्तान जिंक में। गावा सर, कोई व्यू है स्टॉक पर? एक्चुअली सुबह से भी ट्रैक्शन दिखा रहा है हिंदुस्तान जिंक, बिल्कुल, और लग नहीं रहा था कि इतना बाउंस मिलेगा। बाउंस मिला है, 483 पर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 478 का स्टॉप लगाना चाहिए। पॉसिबल है कि करीब 490 देख सकते हैं, लेकिन जा रहा है 500 की तरफ, मैटर ऑफ टाइम। जो सेटअप है ना हायर टाइम फ्रेम हिंदुस्तान जिंक में, वो बहुत बढ़िया है। लगता है बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हुआ है हिंदुस्तान जिंक में। ओके, बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हुआ है हिंदुस्तान जिंक में, बिल्कुल एकदम से। आई थिंक शायद पता नहीं एकदम से क्या रीज़न आया, जो जिस तरीके का एकदम से इसमें मूव आया। वर्टिकल है ये मूव हुआ, एकदम वर्टिकल मूव है इस समय आपको इसमें जो दिखाई देगा, और काफ़ी बहुत ही शानदार मूव हुआ। इस पर व्यू लें, करीब 4.25% अब ऊपर हो गया हिंदुस्तान जिंक का। ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम इस समय। एक बार वेदांता दिखाएंगे ज़रा। वेदांता नॉर्मली फॉलो करता है इसको क्योंकि इसकी पेरेंट कंपनी है। यहाँ अभी तो मूव नहीं है, लेकिन गावा सर, हिंदुस्तान जिंक मिस हो गया तो वेदांता ले लें? वेदांता देख सकते हैं आप। नहीं, वेदांता नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से, अब तक उसमें क्लैरिटी नहीं है, मिसिंग है। बेस्ट वेदांता लेने की जगह है जब 440 पार कर ले दिल से, तब लेना चाहिए। फिलहाल लगता है थोड़ा साइडवेज है। ठीक है, 440 पार करें तभी लें, अभी अवॉइड करें। लेकिन शानदार मूव आ रहे हैं इस समय। एक बार मेटल्स इंडेक्स पूरा देखते हैं ज़रा, कुछ स्पेसिफिक रीज़न हुआ क्या ये जिस तरीके का मूव आया। लेकिन ये हिंदुस्तान जिंक में तो ख़ास तौर से बड़ा मूव है इस समय। नीरज, आपका क्या व्यू है इस समय? व्यू है क्या हिंदुस्तान जिंक पर? पहले स्पेसिफिक हिंदुस्तान जिंक पे किस तरह की मूवमेंट जो आ रही है आज, इसका के लिए कोई व्यू नहीं है। बट नॉन फेरस स्पेस पे मैं पॉजिटिव हूँ, वेदर वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक। आई थिंक नॉन फेरस स्पेस एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे आई थिंक बहुत डिमांड है और एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव। मानस, आपके रेडार पर कौन सा मेटल स्टॉक होगा अगर कोई लेना हो तो? तो देखिए, अभी जेएसएल की बात हुई थी, जेएसएल बढ़िया लगता है, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान जिंक तो करंट लेवल्स पे भी लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट है वीकली चार्ट पे, जिसके टारगेट 575 तक के आते हैं। तो अगर आपके पास टाइम थोड़ा ज्यादा है और एक डीप स्टॉप लॉस लगाया जा सके, तो करंट लेवल्स पे भी यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक में खरीदारी करनी चाहिए। ओके, करंट लेवल पे भी हिंदुस्तान जिंक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये बात हो गई इस समय मानस जी की तरफ से। हिंदुस्तान जिंक की बात हो रही है, एक बार वापस दिखाइए उसको ज़रा स्टॉक को। जेएसएल की बात नहीं हो रही है अब हिंदुस्तान जिंक की बात हो रही है। ये देखिए, ये क्लियरली स्टॉक ऑफ द मोमेंट इस समय करीब 4% ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आप अब हमारे अगर बिग मार्केट वॉइसेस रेडी हैं तो बात करते हैं क्या? ओके, चलिए अब हमारे साथ दीपक शिनॉय जुड़े हैं, कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। ये निफ्टी 25,000 क्यों नहीं तोड़ रहा है, और ये एफआई हमारी मार्केट में क्यों इतना सेलिंग कर रहे हैं? क्या दिक्कत है इन्हें? नहीं, आई थिंक एफआईज की जो सेलिंग हो रही है, आई थिंक मोस्टली इसलिए हो रही है क्योंकि मोस्टली जो
वर्ल्ड वाइड जो इश्यूज है इन टर्म्स ऑफ वेदर इट इज ट्रम्प या फिर कोई जियोपॉलिटिकल इश्यूज होंगे, उसकी वजह से शायद उन वो बेच रहे होंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि डोमेस्टिक बाइंग बहुत स्ट्रांग है, और आई थिंक उसी की वजह से मार्केट्स हैव नॉट फॉलन टू मच। नहीं तो अगर एफआईआईज इतना बेच रहे होते अगर 10 साल पहले, तो आपने अब 20% 25% का ड्रॉप देख लेना था। इस बार ऐसा नहीं है कि मतलब हम तो वी आर लेस देन 5% अवे फ्रॉम ऑल टाइम हाई। तो मतलब और अगर आप आज भी अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप देखें तो वो बेटर कर रहे हैं। यूजुअली वो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ही खरीदते हैं मोस्टली। तो शायद थोड़ी देर और ऐसे ही रहेगा, डोमेस्टिक बाइंग स्मॉल और मिड कैप्स में जारी रहेगी। शायद निफ्टी थोड़ा सा वीक रहेगा, लेकिन जब जब ये जो टेंशन्स हैं या टैरिफ्स का जो इश्यूज हैं वो ठीक हो जाएंगे, तो आई थिंक इंडिया में भी फॉरेन इन्फ्लोज भी वापस फ्लो होना स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा बस पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है, पेशेंस रखते हैं, फिर थोड़ी सी पेशेंस ही काम आएगी। अच्छा, ये इस समय जो मार्केट पार्टिसिपेंट या मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उनमें हमने मैसिव रैली देखी है। बीएसई ने लीड किया उसको, लेकिन सीडीएसएल, एंजल वन, कैम्स, इनमें सब में मैसिव मोमेंटम। यहाँ क्या भी होगा आपका? हाँ, यहाँ पे जैसे हम तो बहुत बायस्ड हैं अनुज जी, बिकॉज हम भी इसी इसी धंधे में हैं, इसी 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 में हमारा कंपनी चलता है। तो हमें ये लगता है कि एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, डिपॉजिटोरीज, आरटीएज और एक्सचेंजेस, इनमें जो ग्रोथ होगी नेक्स्ट 10 ईयर्स में, वो आई थिंक बहुत ज़्यादा होगी। इंडिया देखें तो रिलेटिवली अंडर फाइनेंशलाइज्ड है। आपकी सबसे ज़्यादा सेविंग्स जाती हैं वो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में जाती हैं। लेकिन अगर आप बाहर वाली कंट्रीज देखें, फॉरेन यूएस देखें या कोई और डेवलप्ड कंट्री देखें, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स या फिर मार्केट्स में जाती हैं। लोग अपने रिटायरमेंट के सेविंग्स भी मार्केट्स में ही डालते हैं। तो उस वजह से वहाँ पे मतलब ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स इतनी ज़्यादा हैं कि अगर उनके आप टॉप 2 स्टॉक्स ले लो, उनके पूरे दिन का टर्नओवर इज ग्रेटर देन इंडियाज टोटल मार्केट टर्नओवर। तो हम अभी छोटे हैं और हम बड़े होंगे, और जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, ये जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज हैं, इनका जो बिजनेस है वो ग्रोथ नॉर्मलाइज्ड ही बहुत ज़्यादा होगा। और वैसे जैसे इंडिया अपने पर कैपिटा इनकम जो अभी 2700 या $2800 की है पर कैपिटा, वो भी 4000 5000 हो जाएगी। और उस ग्रोथ में अगर लोग सेव करना स्टार्ट करें और उस सेविंग्स को मार्केट्स में ले आएं, तो वो जो इतनी आज की जो इंडिया की टर्नओवर है वो आई थिंक 4x 5x हो जाएगी नेक्स्ट 10 ईयर्स में। तो इस वजह से आई थिंक इन स्टॉक्स में अभी बहुत इंटरेस्ट है। काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं काफ़ी वाले स्टॉक्स, और लोग ये भी इंतजार कर रहे हैं कि जो बड़ा एनएससी का आईपीओ आएगा, तो वो भी आई थिंक उसके लिए भी डिमांड काइंड ऑफ प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि बहुत अच्छा होगा। आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक्स एक तरह से डिफेंस की एक स्टोरी है इंडिया की, और दूसरी तरफ है फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की। आई थिंक दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग थीम्स हैं। दीपक जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक दो थीम और अच्छा कर रही हैं और स्क्रीन पे, वो है हेल्थ केयर स्पेस। एक बहुत ही डिसाइसिव मूव, और ये फार्मा में तो नहीं है लेकिन हेल्थ केयर इज डूइंग वेल। सारी स्क्रिप्ट्स ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए। इस पर आपका टेक या फिर कुछ इंक्लूड किया हो आपने इसमें? हाँ, इसमें हमें थोड़े से स्टॉक्स हैं। मैं स्टॉक स्पेसिफिक तो नहीं जाऊंगा वीरू जी, बट ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से इंडिया मतलब फाइनेंशियलाइज हो रही है एक तरह से, उस तरह से आई थिंक लोग दो चीज़ें कर रहे हैं। यूजुअली हॉस्पिटल्स में लोग इमरजेंसीज के लिए जाया करते थे सिर्फ, लेकिन लोग अब इलेक्टिव सर्जरीज भी कर रही हैं। जो सर्जरीज की वो लोगों ने बोला होगा कि शायद ज़रूरत उतनी इमरजेंसी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आपको कभी तो कराना ही पड़ेगा। उसके लिए भी अभी हॉस्पिटल्स अपने फैसिलिटीज़ बेटर कर रही हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हमारे डॉक्टर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है बहुत रेंज ऑफ डिसीजेज में और क्योर्स में और ट्रीटमेंट में। इसके लिए लोग बाहर से भी आते हैं, एंड मेडिकल टूरिज्म इज़ अ बिग थिंग। सो इस वजह से आई थिंक हेल्थ केयर इज़ अ लॉन्ग टर्म थीम। अब जो आजकल में हो रहा है, आई थिंक वो ट्रेंड्स
कुछ और रीजंस भी होंगे, लोग कह रहे हैं कि कोविड आ गया वापस या कुछ आ गया, या इसकी वजह से शॉर्ट टर्म कोई थीम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया रिक्वायर्स एटलीस्ट 5x द नंबर ऑफ बेड्स। मतलब आज की जो बेड्स हैं टोटल, उसका अगर 5 गुना होगा तो ही इंडिया विल बी कम्प्लीटली बेटर कवर्ड इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल्स। और छोटे और बड़े हॉस्पिटल, छोटे शहर बड़े शहर, इन सब में आई थिंक अपॉर्चुनिटी है। हमारे हॉस्पिटल जो नेटवर्क है वो बहुत छोटी है, अब ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल नेटवर्क, बहुत सारे इंडिविजुअल क्लिनिक्स होंगे या फिर छोटे से नर्सिंग होम होंगे जो आई थिंक छोटी सिटीज़ में बहुत बेटर करती हैं, बट ये भी कंसोलिडेट होंगे और बड़े बड़े ब्रांड्स मिल के इनको मतलब शायद अक्वायर करेंगे या फिर इनके साथ ग्रो करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक यहाँ भी प्ले लॉन्ग टर्म ही है। बस इसमें बहुत सारे थोड़े से कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हुआ करते थे थोड़े से ग्रुप्स में, और बाकी जो मेनी ऑफ देम वर बिकम रियल एस्टेट प्लेज ऑल्सो। तो वो जो पुराने प्रॉब्लम्स थे वो शायद आज नए जो प्लेयर्स आए हैं उन्होंने उसको क्लीन कर दिया, एंड सम ऑफ देम आर ओन्ड एंड हेल्ड बाय प्रोमोटेड बाय डॉक्टर्स। तो इसकी वजह से आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड। लॉन्ग टर्म में मुझे ये भी लग रहा है कि आई मीन ये थीम अच्छा होगा। बहुत एक्सपेंसिव हैं थोड़े से हॉस्पिटल्स, और कुछ हैं जो आई मीन रीजनेबल ट्रेड कर रही है लेकिन ग्रो भी कर रही है 25-30% पर ईयर। अच्छा दीपक जी, मैं एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, जो चीज़ मैंने दिल्ली एनसीआर में विटनेस भी की है और ये ग्राउंड रियलिटी है। अब जो नए घरों के दाम जो है, रियल एस्टेट प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि एक टेंडेंसी और लोगों की बढ़ गई है कि एग्जिस्टिंग होम को आप इम्प्रूव करें। और मैं देख रहा हूँ, मैंने ये प्रचलन बहुत है 1 साल से। तो ये ठीक है, रेट कट होगा तो रियल एस्टेट को आप एक एडवांटेज देते हैं, बट व्हाट अबाउट होम इम्प्रूवमेंट? लुक एट एस्ट्रल, सेंचुरी प्लाई, पॉलीकैब, हेवल्स, यहाँ पर आपने लोग क्या व्यू बना रहे हैं इस वक्त? इसमें एक्चुअली प्रीमियमाइजेशन का बड़ा अच्छा थीम है धीरेन्द्र जी। एक्चुअली क्या हुआ है कि पहले जो घर बनते थे उस पे एक तरह का टाइल लगा करता था। अभी आपके पास इतने चॉइसेस हैं, अगर आप मार्केट में जाएं तो हर चीज़ के लिए, बाथरूम फिटिंग्स टू टाइल्स टू इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट्स आप कर सकते हो। लेकिन लोग यूजली जो घर अपग्रेड कर रहे थे कि एक घर बेचो और नया घर खरीदो, वो जैसे आपने कहा शायद कर नहीं सकते, लेकिन अपने घर को आप डेफिनेटली बेटर बना सकते हो इन लॉट ऑफ सिंपल वेज। और काफ़ी जो इसमें कंपटीशन हुआ करता था पहले चाइना से आता था, तो आपने अगर होम इम्प्रूवमेंट की चीज़ें अगर लेनी है तो मोस्टली आप चाइनीज़, वो कोई तो इम्पोर्ट करके वो दुकान से बेचता था। अभी वो इम्पोर्ट भी थोड़े से कम हो गए हैं और प्राइस कंपेटिटिव हो गई है इंडिया इन रिलेटिव टर्म्स। तो इन दैट सेंस चॉइसेस फॉर इंडियन कंपनीज, जो इंडियन कंपनीज बनाती हैं और उसकी सर्विसिंग जो होती है वो उससे बेटर हो गया। लेकिन ये बहुत स्लो गेम है, इसमें आई थिंक ये कोई सडन जंप नहीं आएगा, ये बहुत धीरे से ग्रो होता है। और एक टाइम था जब कंपनी जैसे कजारिया है या फिर कोई बाथरूम फिटिंग्स वाली जो कंपनीज हैं, उनमें लाइक 2-3 साल कंटिन्यूअस रैली चली क्योंकि लोग वहां पे अपग्रेड कर रहे थे। लेकिन आई थिंक अभी कोई ऐसा थीम नहीं नजर आ रहा है अदर देन मे बी इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे लोग अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्रीज करे जा रहे हैं। ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट वाले लॉक्स लगा रहे हैं या फिर दोज काइंड ऑफ थिंग्स, कैमरास लगा रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंट्रोल्ड बाय हैंड मूवमेंट्स, ये वाले मतलब ये वाले इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं। वहाँ पे थोड़ा सा शायद आई थिंक रैली का स्केल है, बट रेस्ट ऑफ इट आई थिंक विल ग्रो वेरी गुड पेस, मे बी 12-13%, सो नॉट 25-30%। तो यू शुड ऑल्सो वैल्यू दीज कंपनीज लाइक दैट कि 12-13% पे ही ग्रो होंगी। ओके मीन भाई, एक बार जरा वो हिंदुस्तान जिंक और वेदांता वापस लेकर आइए। हिंदुस्तान जिंक में एक बहुत बड़ा बिजनेस सिल्वर का भी है, तो इस वजह से आप इस तरीके का मूव वहाँ पर देख रहे हैं। और ये देखिए अब और बढ़ता हुआ 4%। और वेदांता हम बात कर रहे थे कि अगर 440 क्रॉस करेगा तो बड़ा मूव आएगा, लग रहा है तैयारी कर रहा है। 437-60 तो हो ही गया, और उसके बाद जब से वो पिक किया तब से अच्छा मोमेंटम यहाँ पर आ रहा है। मेटल स्टॉक्स में क्या व्यू होगा आपका दीपक जी? जैसे मैं ऑनेस्टली अनुज जी, हम मेटल स्टॉक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। जहाँ आई थिंक इनको
कोई ट्रेडिंग फिलॉसफी से देखा जाए तो आई थिंक उसमें अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं एट डिफरेंट टाइम्स, बट हमें लगता है लॉन्ग टर्म में ये कमोडिटीज हैं, इनमें आप इसका जिंक ले लो या किसी और का जिंक ले लो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आपके पास थोड़ा सा मार्केट प्रेजेंस होगा या थोड़ी सी मोनोपोली होगी, पर उसमें भी आप अपने प्राइसेस को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, आपके मार्जिन्स बहुत ही कम रहेंगे और इसमें मार्जिन्स भी फ्लक्चुएट होंगी, कभी ज़्यादा होंगी कभी कम होंगी, बट ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ नहीं नज़र आ रहा है। हम ग्रोथ स्टोरीज को हम ज़्यादा पसंद करते हैं और यहाँ पे ग्रोथ है 8-10% के करीब, इसीलिए हमें लॉन्ग टर्म में कोई पसंद नहीं है। पर ट्रेडिंग प्लेस हमेशा आई थिंक कभी भी किसी भी तरह से आ सकती हैं, और इसमें मैं सारे ऑयल एंड गैस प्लेस को भी इंक्लूड करूंगा क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी ऐसी हैं। वर्ल्ड वाइड डिमांड फॉर कमोडिटीज अब शायद कम हो रहा है क्योंकि वर्ल्ड वाइड जीडीपी थोड़ी सी स्लो हो रही है। अब उसकी वजह से आपके इंडियन प्लेयर्स को भी आई थिंक डाउन स्ट्रीम इफेक्ट हो सकता है, और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे स्टोरी लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल पोजीशन बन सकते हैं, लेकिन हम लॉन्ग टर्म स्टोरीज में ज़्यादा ध्यान देते हैं। शॉर्ट टर्म तो मोर ऑफ चार्ट देख के आपको पता चलेगा कौन सा खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना। बिल्कुल 440 क्रॉस कर दिया वैसे बाय द वे वेदांता ने, तो वो ₹5 का मूव आ गया है जब हमने वो स्पॉट किया था कि अगर हिंदुस्तान जिंक आपने मिस कर दिया तो वेदांता को चाहे तो चेज़ करें। ये देखिए क्या शानदार मूव इस समय, पिछले 1 घंटे का मूव क्लियरली इन्हीं 2 स्टॉक्स में है। एक और स्टॉक जिसमें फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL, वापस ऑल टाइम हाई पर। BEL का इंटरडे चार्ट लेकर आइए, ये देखिए ये स्टॉक का। दीपक जी क्या शानदार मूव रहे हैं डिफेंस में पिछले 1 महीने में, अब इन लेवल्स पर क्या व्यू होगा आपका? हाँ, ऐसे यहाँ तो बहुत लॉन्ग टर्म अच्छी अपॉर्चुनिटी। सिंपल सी बात है कि इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, मतलब डिफेंस इंपोर्टर है वर्ल्ड, सऊदी अरेबिया के बाद। हम क्यों इतना इंपोर्ट करते हैं, और कभी भी अगर कोई वॉर होता है जहाँ पे इंडिया बाकी सारी कंट्रीज बोलती हैं कि मतलब हमारे एनिमीज के साइड ले लेते हैं, तो हमें बाहर से नहीं इंपोर्ट करना चाहिए इतना ज़्यादा। ये गवर्नमेंट ने एक्चुअली 2 साल या 3 साल पहले उन्होंने आई थिंक अपना रुख बदल दिया था कि हम इतना नहीं इंपोर्ट करेंगे, डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करेंगे। उस टाइम से अब तक कुछ स्टॉक्स ने 10x 10x 15x रिटर्न्स दिए हुए हैं, क्योंकि बस जो बाहर ऑर्डर्स जाया करते थे अभी वो डोमेस्टिक कंपनीज को दिया जा रहा है, और कुछ इसमें PSUs भी हैं, और मोस्टली PSUs हैं, बट काफ़ी प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गई हैं। और इसमें अभी नई जो चीज़ें हैं, ड्रोन होगा या फिर सेमीकंडक्टर्स होगा जो डिफेंस में यूज़ होंगे, ये सब भी आई थिंक डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आई थिंक काफ़ी ज़्यादा स्कोप है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में भी क्योंकि अभी अभी हमने एक जियोपॉलिटिकल टेंशन देखा है, और उसकी वजह से जो चेंज डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में होगी वो और एक्सेलरेट होगी। और डोमेस्टिक वो बता भी रहे हैं कि देखिए हम इतने सारे ऑर्डर्स देंगे, आपकी बिडिंग स्टार्ट होगी और हम जिसको फास्ट ट्रैक करेंगे। तो जितना हमने बात किया है डिफेंस कंपनी से या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो डिफेंस कंपनीज को सपोर्ट करती हैं, उनमें बस यही है कि लोग कह रहे हैं कि ऑर्डर्स का जो स्पीड है और जो टाइम फ्रेम है, जो पहले 1 साल 2 साल हुआ करता था, अब वो कह रहे हैं कि बहुत बहुत शॉर्टन हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी अभी भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये 10 साल वाली स्टोरी है। ये स्टॉक प्राइसेस कभी भी इकोनॉमिक्स से कई ज़्यादा आगे जा सकती हैं, तो स्टॉक प्राइसेस पहले रिएक्ट करती हैं और इकोनॉमिक्स बाद में नज़र आता है। तो आपको प्राइस पे भी ध्यान देना चाहिए कि आप ओवर पे ना करें, कुछ कंपनीज ऐसी हैं। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपना पर्सपेक्टिव नज़रिया हमारे साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निफ्टी 24,746 अनुज, इस क्लोज का मतलब ये होगा कि हम अपने साथ कैरी कर रहे हैं 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। क्या व्यू रहेगा कल के लिए, क्या अप्रोच रखें निफ्टी और निफ्टी बैंक पर? देखिए मेरा ये व्यू रहेगा कि आप लॉन्ग पोजीशन कैरी करें हिम्मत करके वीरू, और क्योंकि आज का मुझे प्राइस पैटर्न अच्छा लग रहा है, मुझे सेंस बन रही है गोल्डन क्रॉसओवर प्लस 1 दिन का वो फेल्ड ब्रेकडाउन 20 डे मा का, जिसको हमने वापस इमीडिएटली रिकैप्चर किया। मार्केट ब्रेड्थ, मार्केट लीडिंग सेक्टर्स, चाहे वो डिफेंस हो चाहे कैपिटल गुड्स, कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स हैं, जिस तरीके से मूव दिखा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ी हिम्मत करके लॉन्ग कैरी करें। अगर आपको डर लगता है तो मंथ एंड का
मंथ एंड का पुट ऑप्शन लेके अपने आप को थोड़ा हेज कर लें अगर आपको बहुत ज़्यादा उससे डर लगता है तो। लेकिन इस समय मुझे लग रहा है कि पोजीशन कैरी करें। इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी डेफिनेटली पोजीशन कैरी करें, आई थिंक वहाँ पर तो काफ़ी स्ट्रेंथ है ही। BEL देखिए, आई थिंक पिछले कुछ मिनटों में वो बड़ा ऑर्डर आया उसके बाद से आई थिंक ये क्लियरली एक थीम है मार्केट में इस समय। डिफेंस, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड प्लेज, इनमें आपको अब कुछ समय के लिए मोमेंटम अप्रोच ही रखनी होगी, क्योंकि ये देखिए अगेन आज फिर दोनों इंडेक्स, कैपिटल मार्केट इंडेक्स 3% ऊपर है, डिफेंस कितना ऊपर रहा आज, एक बार वो भी देख लेते हैं। डिफेंस ये भी देखिए, ये भी करीब करीब 2.5% ऊपर है। तो मार्केट में ना पैसा इस समय अनकंफर्टेबल चीज़ करके बन रहा है, मतलब हर लेवल पे आपको डर लग रहा होगा इन स्टॉक्स को बाय करने में, लेकिन हर लेवल पे पैसा यहीं पे बन रहा है। CDSL देखिए आप, वापस डे हाई पर बंद होने की तैयारी कर रहा है। तो ये इस समय आपको इन थीम्स को बैक करना है, और इंडेक्स पे भी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हिम्मत करके कोशिश करिए कि आप कैरी करें पोजीशंस को। चलिए BTST STBT ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। बताइए गावा सर, क्या कैरी करें कल के लिए? वही आपका बिग स्टॉक एंजल वन 3272 पर ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से 3250 का कोई स्टॉप लगा चले तो अगर 22 रुपया होता है, नियर टर्म टारगेट मेरे ख्याल से 3300 के, फिर हायर जोन देखेंगे एंजल वन। ओके, एंजल वन आप बाय करेंगे, कैरी करेंगे कल के लिए 3273 पे। मानस आपका ट्रेड? तो देखिए जाइडस लाइफ पे खरीदारी करके जाएंगे। मॉर्निंग में भी मैंने रिकमेंडेशन दिया था, मूव बढ़िया देखने को मिला है, लेकिन जिस तरह की क्लोजिंग आ रही है उसको देख के लग रहा है कि कल भी यहाँ पर रैली देखने को मिल सकती है। तो जाइडस लाइफ के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, 949 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 975 की टारगेट सेट करेंगे। ओके, जाइडस लाइफ ये हो गई मानस जी के पिक। अमित जी आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? अमित जी म्यूट पे हैं आप। अनुज जी MCX के साथ जाना चाहूंगा, काफी स्ट्रॉन्ग क्रूज यहाँ पे आ रहा है। लगभग 7100 का प्राइस है, 7000 का स्टॉप लॉस रहेगा और 7300 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, MCX 7104 पे ऑल टाइम हाई पे क्लोज होता हुआ। सौमिल आपका ट्रेड फ्राइडे मॉर्निंग के लिए? मेरा ट्रेड होगा टाटा LXI, और ये स्टॉक 200 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ मोमेंटम शुरू हुआ है। स्टॉप लॉस होगा 6350 और ऊपर में टारगेट होगा 6750। ओके, 6350 का स्टॉप लॉस, टाटा LXI आपको बाय करना है। प्रशांत जी आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? अनुज जी, जो शो की शुरुआत में मैंने HDFC AMC डिस्कस किया था, वो क्लोजिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे है, तो मुझे लग रहा है इसी को मैं BTST के लिए रेकमेंड करूंगा। 4880-85 के जोन में स्टॉप लॉस अभी रखेंगे करीबन 4830, 4830, और यहाँ से टारगेट्स हम 5000 के भी रख सकते हैं। मुझे लग रहा है कंफर्टेबली वो जोन नजर आ सकते हैं। ओके, ये हो गया HDFC AMC आपका ट्रेड। स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ और डे हाई पर। रुचित आपका ट्रेड फ्राइडे मॉर्निंग के लिए? ये कैपिटल मार्केट सेगमेंट में से ही कैम्स में खरीदारी की सलाह रहेगी, जहाँ पे हमें ग्रेजुअल हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर देखा है। रीसेंट जो प्रीवियस वीक हाइस थे वो भी हमने सरपास होते हुए देखा है, और वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं स्टॉक में। सो करंट लेवल्स पे कैम्स में 4180 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 4350 के टारगेट्स कल हम ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, कैम्प्स में 4180 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करेंगे। मीनवाइल एंजल वन देखिए आप 0.5% ऊपर अब बंद होने की तैयारी करता हुआ। शानदार शानदार मोमेंटम यहाँ पर इस समय इस स्टॉक में आपको आता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा और क्या अच्छा कर रहा है, एक बार कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। निफ्टी देखिए क्लोज अच्छी है निफ्टी की। ये आज अगर एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स नहीं आए होते तो आज क्रॉस हो जाना था ये 24800। खैर जो भी है, उस कॉल राइटर ने थोड़ी ग्रिप रखी अपनी, लेकिन जिस तरीके के मूव्स इंडिविजुअल स्टॉक्स में आए वो काफ़ी शानदार हैं। हिंदुस्तान जिंक अब 6% ऊपर हो गया है, ये करीब करीब 496.5 पर था। मानस आज वाला आज ही निपटा दें या कैरी करें? तो बिल्कुल यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक को लेके ही जाएंगे। जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं अनुज जी, आप उम्मीद कर सकते हैं कि कल शायद आपको 520 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाए। तो अगर BTST भी हो तो भी यहाँ पे करना चाहिए। स्टॉप लॉस BTST के लिए, स्पेसिफिकली BTST के लिए 484 के नीचे लगाएं। बिल्कुल शानदार मूव। अच्छा आप लेकर आइए आप एक बार ज़रा सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ को। आई थिंक हमने बात की थी सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ की 3800 पर, 3820 के करीब था, और बात तब ये हुई थी कि ये शायद 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करे
आज का इसका मूव एग्जैक्ट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज वाली एक टेक्निकल प्लेट रख दीजिए इसकी ज़रा, 200 डे मूविंग एवरेज को अब फाइनली स्ट्राइक करता हुआ, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज, तो करीब 400-500 रुपये का मूव आया। और अगर आप इसके वीकली चार्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 50 वीक मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ ये माइनस ये ट्रेड भी हमने आपसे पिक किया था, शानदार मूव रहे इसमें। अब मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, कैरी करें इसको अभी भी? अब बिल्कुल कैरी करेंगे, क्योंकि देखिए अभी मेन मूव तो अभी देखने को मिला नहीं है आज, क्योंकि फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद मैं तो उम्मीद कर रहा था कि शायद आज ही 44-25 के आसपास आ जाए, पर ठीक है, आज बाइंग इंटरेस्ट उतना नहीं मिला, फॉलो बाइंग देखने को नहीं मिली। लेकिन अगर पोजीशन में है, अगर किसी ने पोजीशन बनाई है तो उसको होल्ड करिए, 42.90 पे स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए और 44.50 की टारगेट सेट करिए। बिल्कुल। अच्छा वीरू, पता है मैं इसको और स्पेसिफिकली क्यों मेंशन कर रहा था, मुझे याद है क्योंकि जिस दिन ये हमने पिक किया था, आपने टीम में लिया था इसको, आई थिंक 3850 का रेट था। ये पॉइंट ये है कि इस मार्केट में ना बड़ा पैसा, ये वाला जो महीना रहा है ना, पिछला एक महीना, बड़ा पैसा कैरी करने में बना है। अगर आपने स्टॉक्स को कैरी करा है तो मतलब बेहिसाब, मतलब एफएनओ स्टॉक्स 24, 25, 30, 35, 40% भागे एक महीने में। मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडर्स के लिए पिछले एक महीने में मैसिव मोमेंटम रहा है। मेरे ख्याल से मैंने लास्ट, मुझे याद नहीं कब इस तरीके के मूव्स देखे थे जो एक महीने में स्टॉक इस तरीके से चले थे, एफएनओ वाले। बिल्कुल, डेरिवेटिव स्टॉक्स 3850 पे हमने वो बातचीत शुरू करी थी, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 4354 और गजब मूव आया है। अच्छा, जो चीज़ एक बार जरा ब्रेथ लिखे आइए, जो चीज़ हम आखिरी में आके मॉनिटर करते हैं कि टुवर्ड्स क्लोज ब्रेथ के सारा डेरिवेटिव्स स्टॉक स्पेसिफिक आज अच्छा मूव था, ब्रेथ अच्छा रहा हुआ डेफिनेटली है। लॉन्ग 65, शॉर्ट कवरिंग 70 में, 45 में शॉर्ट और 45 में ही लॉन्ग अनवाइंडिंग, 90 बटे हुए बिल्कुल। आइए एक करके देखते हैं स्लाइड्स पे कि क्या क्या हिंदुस्तान जिंक ने जेन्युइन बाइंग लॉन्ग विटनेस किया, इन्फोएज, एल&टी फाइनेंस, बीएससी एट ऑल टाइम हाई, डॉक्टर रेड्डीज। सुबह का वो खबर के बाद बड़ा ब्रेकआउट आखिरी तक सस्टेन रहा और एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुए। एंजल वन टुवर्ड्स डे हाई, सीडीएसएल सेम केस। एटर्नल ने क्या गजब का शॉर्ट कवरिंग स्विंग प्रोवाइड किया, एसजीवीएन में भी शॉर्ट कवरिंग थी, और ग्लेनमार्क फार्मा, ये वो बास्केट जिसने आज सबसे अच्छी शॉर्ट कवर विटनेस किए। आज डिक्सन का सिंक होना थोड़ा सा खल रहा था, कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज बैकफुट पे था। टीवीएस मोटर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसयू बैंक्स का जो मोमेंटम था प्रायर टू पॉलिसी आज थोड़ा सा कम ही नजर आया। बाकी फिनिक्स मिल्स और फेडरल बैंक ये भी बैकफुट पे थे। फेडरल बैंक, आई मीन नो डाउट अबाउट दैट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। आरबीएल में जो शॉर्ट कवरिंग का केस चल रहा था वो थोड़ा सा म्यूटेड था। आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। हुड को आज का टॉप लूजर था एक समय, और इनफैक्ट अभी भी सेकंड टॉप लूजर है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन, एनसीसी और इंडसइंड बैंक, ये और कुछ काउंटर्स जो कि आज बैकफुट पे रहे। एक बार आरबीएल को देख लेते हैं, इनफैक्ट क्लोजिंग बेसिस पे जो ये कर रहा है, इसका क्या वो सारा का सारा मोमेंटम जो है वो कोलैप्स हो रहा है क्या? इट्स 206 माइनस, आज ये क्लोज आ रहा है मेरे ख्याल से जस्ट बिलो 20 डे। आपका टेक क्या रहेगा इस पे? देखिए आरबीएल बैंक में ये सही है कि ऊपर की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आ रही है, लेकिन मेरा समझना है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 204 रुपए, 203 रुपए के आसपास है। तो अगर 203 के नीचे जाएगा तो ही आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना है, तब तक आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। हालांकि फ्रेश खरीदारी इस समय नहीं करनी है क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। फ्रेश बाइंग अवॉइड कीजिए, 20 डे मार्केट नीचे चल रहा है, तो एक स्टॉक ये हो गया जिसको हमें कंसिडर करना था। और कुछ काउंटर्स जहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, दैट्स आई थिंक फेडरल बैंक, नॉट एग्जैक्टली कोलैप्स, आज इसने रेस्ट लिया क्योंकि अभी भी 10 डेमा के ऊपर है, तो मैं इसको कोलैप्स शब्द को इस्तेमाल नहीं करूँगा। और जहाँ एक्सट्रीम स्ट्रेंथ रही क्लोजिंग के वक्त, दैट्स एक बार कोफोज लेके आइए, कोफोज 1767 पे क्लोज होता हुआ, शानदार मूव, शानदार। आई मीन सबसे स्मूथेस्ट राइड अगर कहीं पर रही थी ना वो कोफोज में थी। और मैं स्क्रीन पर एक चीज़ पकड़ पा रहा हूँ, वो है सडनली एक नया स्टॉक आके यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को दर्ज कराता हुआ, दैट्स वोल्टास। गेन है बट स्टिल पेन है, मतलब अभी भी 10-20 डे पार नहीं हुआ है, तो इसको भी छोड़ता हूँ। और एक और लेके आइए, दैट्स बिरला सॉफ्ट, लास्ट मिनट स्कैनिंग में 410 पे क्लोज होता हुआ। रुचित, 410 बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी, थोड़ा सा आपको ये इम्प्रेस कर रहा है कि लो ट्रैजेक्टरीज में? आई थिंक सपोर्ट से बाउंस बैक तो है वीरेंद्र जी, बट लेकिन मैं थोड़ा फॉलोअप मूव का भी इंतजार करूंगा क्योंकि आज देखेंगे तो एग्जैक्टली 50 डेमा के जस्ट थोड़ा सा नीचे क्लोज हो रहा है, जो 413, 414 की रेंज में है।
सो मे बी अगर कल फॉलोअप मूव आता है करंट लेवल से भी स्टॉक में और 414 के ऊपर थोड़ी देर सस्टेन रहता है, तो उसके बाद एक ट्रेड सेटअप स्टॉक में बनाया जा सकता है। ओके चलिए, मीनवाइल बैन अपडेट बता देते हैं आपको, कौन कौन से स्टॉक्स बैन में एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। चंबल फर्टिलाइजर्स बैन में आने की तैयारी कर रहा है 552 पर, 112% के करीब पोजीशन चंबल फर्टिलाइजर बन चुकी हैं। एक बार चंबल का वो प्लेट दिखाई जिसमें 1 महीने का, 3 महीने का और वो 1 साल का रिटर्न आता है। अगर वो वाली प्लेट है तो वो दिखा दीजिए एक बार ज़रा। नहीं ये वाली नहीं, एक प्लेट है ना हमारे पास जिसमें वो, हाँ ये देखिए आप, ये बहुत क्यूरियस केस है। पिछले 1 साल से लगातार ये ऑल टाइम हाई लगा रहा था, लेकिन 1 महीने में F&O का सबसे कमज़ोर स्टॉक बन गया। यहाँ क्या हुआ मानस ऐसा, और बैन में जाने की तैयारी कर रहा है अभी स्टॉक का। सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक हुआ करता था, अब सबसे वीक स्टॉक हो गया चंबल फर्टिलाइजर। तो बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से 720 से रिवर्सल देखने को मिला, लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं। और देखिए अब इम्पॉर्टेंट ये कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक अटेम्प्ट लिया था सपोर्ट लेने का, लेकिन अभी के पैटर्न को देख लग रहा है बहुत कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 540 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें और फ्रेश खरीदारी 580 रुपए के ऊपर ही करें। चंबल फर्टिलाइजर्स थोड़ा सा स्केप्टिकल, थोड़ा डाउटफुल ये स्टॉक हो गया है। अच्छा 2 बजे की ट्रेड्स में एक ट्रेड जो प्रकाश सर का शामिल था, मेरे ख्याल से सिप्ला उन्होंने लिया था। आई थिंक वो क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से प्रकाश सर का ट्रेड सिप्ला ही था। तो ये एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, और यस नहीं प्रकाश सर का ट्रेड था L&T फाइनेंस, माफ़ कीजिएगा, लेकिन सिप्ला 1487 पे एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहा है। और सुबह ट्रेड था ये, माफ़ कीजिएगा, बट इट्स अ क्लोज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। शायद थोड़ा सा फ्रैक्शन और होता, लगभग 4-5 रुपये का, तो ये और इम्प्रेस करता। और HDFC M6 शानदार क्लोज की तरफ बढ़ रहा है। और मैं डेरिवेटिव स्कैनिंग को देखूं तो HAL आज एक क्लासिकल फ्लैग की तरफ, ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता हुआ, और इस दौर का ये यानी पोस्ट अगस्त 2024 सेकेंड बेस्ट क्लोज। तो ये कुछ इम्प्रेस करने वाली चीज़ें रहीं। और मिड कैप IT में एक स्किप और, दैट्स परसिस्टेंट। मैंने जिक्र किया कोफोज का, मैंने जिक्र किया बिरला सॉफ्ट का, एंड लास्ट दैट्स परसिस्टेंट। ये उतना इम्प्रेस तो नहीं कर रहा है, मतलब एज इम्प्रेसिव एज कोफोज, बट अमित स्टिल ये एक स्लोपिंग नॉर्मल चल से बाहर निकलता हुआ। कल आपकी क्या पॉसिबली ये स्कैन लिस्ट में होगा क्या परसिस्टेंट मिड कैप IT में? जी वीरेन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोफो ज्यादा इंप्रेस कर रहा है। ये इनफैक्ट अपने 50 डेमा से आज इसने एक छोटा सा राइज दिया और 10 डेमा के ऊपर क्लोज कर रहा है। तो कल का सत्र काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कल अगर हमें यहाँ पे फॉलोअप थोड़ा सा मिलता है तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर। 5650 के ऊपर निकले कल के सत्र में, तो एंट्री यहाँ बनानी चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 5600 एंड टारगेट्स ऑफ 5750 टू 5800। जी हाँ, persistent, not impressive as Coforge, but still, I mean, technical placement ये इंडिकेट करती हुई कि थोड़ा सा और स्टेबल हुआ 5660, 5670 के ऊपर, तो अच्छा मूव देगा। और जो लास्ट मिनट बाइंग नज़र आ रही है, एक बार PV इन्फोटेक लेके आइए 1891, क्या गज़ब का खूबसूरत ब्रेकआउट रहा यहाँ पे। सुबह मेरे ख्याल से पहले ट्रेड्स में ये भी शामिल था। और जो मैंने मानस से प्रश्न पूछा था सुबह सुबह कि अगर वो गैप फिल हो गया जो कि परसिस्ट करता है 1810 से लेकर लगभग 1860 के बीच में, तो क्या होगा, तो देख लीजिए क्या होता है। इट्स 51 रुपये ऊपर। जरा प्लीज़ इसका आउटस्टैंडिंग OI और OI इंट्राडे बिल्डअप और कवर रखिएगा स्क्रीन पे। वो गैप फिल हुआ, और अनुज क्या गजब का हुआ है ना PV इन्फोटेक में। बीरू, ये हमने कल स्पॉट किया था क्लोजिंग में, और मैंने आई थिंक एग्जैक्टली आपको याद होगा मैंने एक चीज़ बोली थी कि इसका चार्ट पैटर्न वही है जो हमने जब पिछले महीने एंजल 1 को पिक किया था, वो 2700 पे। उसके बाद जो एंजल 1 का मूव आया था, मैं ऑलमोस्ट वही सिमिलर मूव इसमें एक्सपेक्ट कर रहा था। कल हमने क्लोजिंग में ये बात की थी, और कल ये चला, और आज इसमें बहुत शानदार मूव है मेरे ख्याल से। बहुत अगेन मार्केट में इस समय स्ट्रेंथ को बैक करके फ़ायदा है। स्ट्रेंथ को बैक करिए आप, प्रीएम्प्ट मत करिए किसी चीज़ को। जहाँ स्ट्रेंथ है वहीं पर रहिए। बहुत लोग जैसे कोशिश कर रहे हैं कि ICICI बैंक या HDFC बैंक के ब्रेकआउट को प्रीएम्प्ट करें। क्या ज़रूरत है, जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रहने दें कुछ समय, अगर जब ब्रेकआउट आ जाएगा तब उसकी बात करेंगे। अभी इस समय ब्रेकआउट मिड कैप स्मॉल कैप में है, मोमेंटम वहाँ पर है इस समय। जो मर्जी हो जाए, चाहे ब्लॉक डील हो, ये हो। अच्छा क्या है ना, 3-4 दिन पहले लोग कहते ब्लॉक डील से ब्लॉक डील हो रही है, प्रमोटर बेचे जा रहे हैं, प्रमोटर बेचे जा रहे हैं। क्या हो गया, जिन जिन स्टॉक्स में बेचा है उनमें भी अगर आप देख लें तो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है।
तो मार्केट में इस समय कैश जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप को चेज कर रहा है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, मार्केट की क्लोजिंग देखते हैं। अच्छी क्लोज है ये, 150 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं हम 24,770 के करीब निफ्टी पर। निफ्टी बैंक में भी आप देखिए करीब 150 पॉइंट का मूव आया। निफ्टी आईटी में अच्छा मूव था, करीब 0.5%। और एक बार फिर वही कहानी, मिड कैप और स्मॉल कैप में शानदार आउट परफॉर्मेंस। मिड कैप करीब 2.5% ऊपर, स्मॉल कैप पूरा 1% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन 1600 करीब बढ़ने वाले शेयर, 1000 के करीब गिरने वाले शेयर। तो कुल मिलाकर एक अच्छा आपको एडवांस डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला। अब आते हैं सेक्टोरल हीट मैप पर, एक बार ज़रा देखिए। डिफेंस 2.4% ऊपर। इसमें अब हम 1-2 सेक्टर और ऐड करेंगे, वो कैपिटल मार्केट वाला सेक्टर ऐड करने की ज़रूरत है। रियल एस्टेट करीब 1.8% ऊपर। फार्मा में गेंस थे, बाकी सारे सेक्टर मोर और लेस फ्लैट थे। थोड़ी सी पीएसयू बैंकों में गिरावट आई, करीब 0.5% ये गिरा। उसके अलावा बाकी सब सेक्टोरल मूव्स, मेटल्स में थोड़े से अच्छे मूव्स थे। निफ्टी का हीट मैप देखते हैं टुवर्ड्स द एंड किस तरीके का रहा, निफ्टी में कैसे मूव्स रहे। सबसे ऊपर इटर्नल फिर से करीब 4.5% ऊपर, सेकेंड रनिंग टॉप गेनर था। डॉक्टर रेड्डीज, ट्रेंड, पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक, श्रीराम फाइनेंस, रिलायंस, यहाँ पर अच्छे मूव्स थे। नीचे इंडसइंड बैंक, टाटा कंज्यूमर, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, एशियन पेंट्स, आयशर मोटर्स। तो कुल मिलाकर मार्केट की लेकिन अच्छी क्लोज। निफ्टी करीब 24,770 के करीब बंद होता हुआ। तो अच्छे से मार्केट ने 20 डे मा को रिक्लेम किया। परसों उसको ब्रीच किया था हमने, कल हमने उसको रिक्लेम किया और आज हमने उसके ऊपर एक कुशन बनाया। एडजस्टेड क्लोज 24,750 की होगी, लेकिन फिर भी ये क्लोज अच्छी मानी जाएगी वीरो। बिल्कुल, दोनों एवरेजेस के ऊपर एक बार फिर से निफ्टी बंद होने में सक्षम रहा, कामयाब रहा। तो एक अच्छे क्लोज के साथ अब संभावनाएं और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो शुक्रवार के लिए थोड़ी सी और बढ़ जाती हैं कि शुक्रवार को क्या होगा बताएंगे सुबह आपको ज़रूर। सारी स्ट्रैटेजीज, रणनीति, स्टॉक्स एंड न्यूज़ सब कुछ लेके, सारे समीकरण लेके सुबह मॉर्निंग कॉल और उसके बाद मुनाफे की तैयारी सुबह 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।